सो लास्ट एपिसोड हम लोगों ने देखा था जेवलिन को मारने के बाद डियाब्लो की फाइट थर्ड एल्डर से होती है। थर्ड एल्डर अपनी फाइट के बीच में ऑफिस एक्स का यूज करता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता क्योंकि डियाब्लो रैंक 7 का मेज बन जाता है और थर्ड एल्डर को उसकी औकात दिखा देता है। बट हम लोगों को पता चलता है कि जेवलिन अभी भी मरा नहीं है। उसने डीमन के साथ काफी सारे डील्स करी होती है। पहले उसकी बॉडी में डीमन एल आता है। डियाब्लो थोड़ी मेहनत करने के बाद डीमन एल को हरा देता है और फिर डीमन एल की बॉडी को चीरते हुए डीमन लॉर्ड धरती में अपना पहला कदम रखता है। लेकिन थोड़ी बहुत बहसबाजी के बाद हम लोगों को पता चलता है कि वो जो डीमन लॉर्ड है वो हजारों सालों पहले डियाब्लो की 100 आर्मी का नाइट कमांडर हुआ करता था। अपनी बहुत ज्यादा पावर यूज करने की वजह से डियाब्लो हॉस्पिटलाइज हो जाता है और फिर जब वो उठता है तो जेफ्रीड उससे पूछता है कि उसके पास डार्क माना कैसे आया, जिसको एक्सप्लेन करने के चलते डियाब्लो अपनी पूरी हिस्ट्री उसको बता देता है कि वो है द ग्रेट डार्क मेज, वो डार्क मेज जिसके सामने गॉड्स भी थर-थर कांपते थे और उसी को ही डार्क मैजिक का फादर कहा जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं जिमी को जो भी किसी बिल्डिंग में घुस रहा होता है, बट तभी उसके पास एबेल आ जाती है। जिमी कहता है ओ तो तुम फिर आ गई, कहीं तुम वापस से मेरे साथ पंजा तो नहीं लड़ाने आई हो क्योंकि तुम एक हफ्ते से रोज यही कर रही हो। एबेल कहती है नहीं, मैं बस तुम्हें हमारे ऑपरेशन के बेस का एक टूर देना चाहती हूँ। जिमी कहता है क्या तुम्हारा मतलब एग्लिटेरियन रैप से है? अब तुम मुझसे ये मत कहना कि तुम मुझसे रोज इस वजह से मिलने आती थी ताकि तुम मुझे भी एग्लिटेरियन में शामिल कर सको। तभी वहाँ पे फिफ्थ एल्डर भी आ जाता है जो कि कहता है नहीं एबेल सच तुमसे जलती है क्योंकि तुम उससे काफी ज्यादा टैलेंटेड हो और इसी वजह से वो तुमसे मिलने आ रही थी। जिमी कहता है आप मुझसे यहाँ पे मिलने आए हैं तो मुद्दे पे आई है। देन वो लोग लैब में चले जाते हैं। देन वो जिमी को कोक सर्व करता है। देखो उनके यहाँ कोक अभी आई है, इसी वजह से वो रेयर है। जिमी जैसे कोल्ड ड्रिंक पीता है उसको वो इतनी अच्छी लगती है कि उसको ऑर्गेज़म आ जाता है। एबेल भी जिमी से बात करने की कोशिश कर रही होती है बट जिमी उसको इग्नोर कर देता है और फिर एल्डर से पूछता है हाँ तो अब बताइए आप मुझसे क्या बात करना चाहते थे? वो कहता है मैं तुमसे फैक्शंस के बारे में बात करना चाहता था। जिमी कहता है अच्छा तो आप मेजर फैक्शंस के बारे में बात कर रहा है, तो आप क्या चाहते हैं मैं आपके फैक्शन में शामिल हो जाऊं? वो कहता है नहीं ऐसी बात नहीं है क्योंकि मुझे पता है तुम हमारे फैक्शन में शामिल नहीं होगे, इसी वजह से मैं तुम्हें अपने फैक्शन में शामिल होने को नहीं कहूंगा। लेकिन मैं तुमसे एक और चीज कहना चाहता हूँ कि तुम बाकी दो फैक्शन में भी शामिल मत होना। जिमी सोच रहा होता है ओ तो ये चाहता है मैं बाकी फैक्शन में शामिल ना हूँ। अब इसे 3 महीने पहले तीनों फैक्शंस में बैलेंस काफी अच्छे से बना हुआ था, लेकिन जब थर्ड एल्डर ने अपने असली रंग दिखाए तो यह बैलेंस डगमगा गया और उसी की वजह से पूरे किंगडम में रॉयल कोड मेजेस का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस कम हो गया और अगर इसी टाइम में मैं किसी फैक्शन में शामिल हो जाऊं तो ये बैलेंस पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। जिमी हंसते हुए कहता है तुम लोग कितने ज्यादा बेवकूफ हो, तुम्हें पता ही नहीं है कि इस पूरी दुनिया में इस टाइम पे क्या चल रहा है। तुम लोगों को सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिक्स ही दिख रही है और इसी वजह से मुझे तुम लोगों पे हंसी आती है। एबेल बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है। जिमी वेल्टन अपनी जुबान पे लगाम दो। जिमी कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, लेकिन मुझे एक बात जरूर पता है कि मेरे पास फालतू कामों के लिए टाइम नहीं है। फिफ्थ एल्डर कहता है कास्ट सिस्टम कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको उठा के फेंक दिया जाए। तुम्हें पता भी है कि इस पूरी दुनिया में इसकी वजह से कितने सारे रेबिलियन होते हैं। जिमी कहता है ओ अब मुझसे ये मत कहना कि तुम ऐसे तरीकों का भी सहारा ले सकते हो। एबेल बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है। एबेल कहती है बच्चे तुम सोच समझ के बोला करो। तभी वो जिमी के ऊपर एक मैजिक यूज करती है। जिमी कहता है एबेल वो तुम हो जिसे बोलने से पहले सोचना चाहिए और हाँ तुम्हारे बेकार से माइंड कंट्रोलिंग स्पेल मेरे ऊपर काम नहीं करने वाले। तभी फिफ्थ एल्डर उनके बीच में इंटरफेयर करता है। एबेल जिमी के स्पेल की वजह से बहुत ही ज्यादा डर चुकी होती है और वो डर के मारे कांप रही होती है। फिफ्थ एल्डर भी जिमी से काफी ज्यादा गुस्सा होता है, लेकिन वो उसके बावजूद डिप्लोमेटिक वे में उससे सॉरी बोलता है। जिमी कहता है इसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं सिर्फ और सिर्फ दिखाना चाहता था कि हम लोगों की पावर में कितना डिफरेंस है। और हाँ वैसे मैं कहा था तो अपने फालतू पॉलिटिकल पावर की बात कर रहे थे है ना, बहुत ही जल्द इस पूरे कॉन्टिनेंट में एक तूफान आने वाला है तो तुम्हारी प्रायोरिटी वो होनी चाहिए ना कि फालतू चीजें। फिफ्थ एल्डर कहता है उसके बाद भी लोग जिंदा तो बचेंगे ना। देखो फेथ इन जेनिथ पूरी तरीके से अकेला है और अभी इस टाइम भी काफी सारे किंगडम के साथ साथ एल्बी अभी जेनिथ के फॉलोअर्स के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर बना रही है। इसकी वजह से उनका ग्रुप पूरी तरीके से टूट जाएगा और अगर फिर भी किसी तरीके से वॉर होती है तो वो तो बहुत आराम से निपटा ली जाएगी। जिमी कहता है तुम पूरी तरीके से गलत हो। आखिर तुम्हें कैसे पता है कि फेथ इन जेनिथ अकेला है, उसके कोई भी साथी नहीं है। वो दोनों उसकी बातें सुनकर चौंक जाते हैं। आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? जिमी कहता है अपनी रिसर्च खुद करो और उसके बाद पता लगाओ कि मेरी बातों का मतलब क्या है। लेकिन हाँ मैं जाते जाते तुमसे एक बात जरूर बोलना चाहता हूँ कि आने वाले टाइम में हम सभी लोगों को एक साथ ही खड़ा होना पड़ेगा और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो इंसानियत खत्म हो जाएगी। देन जिमी वहां से निकल जाता है। वो सोच रहा होता है वॉर तो होकर रहेगी क्योंकि मैं जेनिथ को अच्छे
अच्छे से जानता हूँ, उससे ज्यादा घमंडी इस पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है। जो भी हो, अगर उन लोगों को मेरी बातें समझ में आई होंगी तो वो मुझसे दोबारा बात करने जरूर आएंगे। वैसे मुझे अभी के लिए इन सब चीजों में ध्यान नहीं देना चाहिए। अभी तो मुझे रॉयल कैपिटल की ओर जाना है, तो मुझे उसकी तैयारियां करनी चाहिए। दोनों एल्डर्स खिड़की के पास से उसको ही देख रहे होते हैं। एबेल कहती है, वैसे अब तुम क्या करने वाले हो? क्योंकि अगर मैं सच बोलूं तो उस बच्चे के पास एक गुड पॉइंट है। फिफ्थ एल्डर कहता है, मुझे एक बच्चे से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एबेल समझ जाती है कि वो सिर्फ और सिर्फ ये चीज ऊपर ऊपर ही कह रहा है, लेकिन अंदर से उसको बिल्कुल फर्क पड़ रहा है। देन थोड़ा और टाइम बीतता है। हम लोग देखते हैं मार्कस जिफ्रेड को फटकार लगा रहा होता है, क्योंकि वो किसी से भी अच्छे से बात नहीं करता, वो गुंडों के तरीके बात करता है। वहाँ पे एन भी होती है। तभी हम लोग देखते हैं जिमी को, जो कि वहाँ पर एंट्री लेता है और उसने वो कपड़े पहने होते हैं जो कि उसके मदर ने भिजवाए होते हैं। एन उसकी तारीफ करती है और जिफ्रेड उसको देखकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब उसको मार्कस से छुटकारा मिल जाएगा। मार्कस बताता है कि वो भी जिमी के साथ जाएगा, क्योंकि एन टाइम उसका मूड बदल गया था। एन बताती है कि लेनिन अपने फादर के साथ जाएगा, इसीलिए वो यहाँ पर नहीं है, लेकिन उसका मन तो हमारे ही साथ लग रहा था। जिफ्रेड पूछता है, आपका सामान कहाँ है? दीजिए, मैं उसको उठा देता हूँ। जिमी कहता है, नहीं नहीं, मेरे पास कुछ ज्यादा सामान नहीं है। देन जिफ्रेड वहाँ पर शॉर्ट डिस्टेंस का टेलीपोर्टेशन स्पेल करता है और वो लोग पहुंच जाते हैं मैजिकल सोसाइटी के वार्प टर्मिनल पे, जो कि एक बहुत ही बड़ा पोर्टल होता है और ये बिल्कुल एक नई टेक्नोलॉजी से बना है। जिमी कहता है, इसमें तो काफी सारे माइलस्टोन लगे होंगे। मार्कस बताता है, हाँ, इसमें 200 पाउंड के माइलस्टोन लगे हैं, जिसको सुनकर जिमी चौंक जाता है, क्योंकि ये माइलस्टोन बहुत ज्यादा है। मार्कस बताता है, अभी ये सिर्फ और सिर्फ नया नया बना है, इसी वजह से इसमें इतनी ज्यादा मॉडिफिकेशंस नहीं है और ये ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है, लेकिन कुछ सालों में ये इश्यू भी खत्म हो जाएगा। वैसे मैंने ये इस वजह से बनवाया है ताकि जो लोग टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं उनको काम मिल सके। टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे ही आगे बढ़ती है, उसको एक झटके में इनहांस नहीं किया जा सकता और ये चीज तुम पे भी लागू होती है। अगर तुम थक जाते हो तो तुम्हें ब्रेक जरूर लेना चाहिए, और अगर तुम्हें कोई दिक्कत होती है तो तुम मुझे खुल के बता सकते हो। तुम रिस्पॉन्सिबिलिटीज के नीचे दब मत जाना। बस एक चीज याद रखना कि मैं हमेशा ही तुम्हारे लिए खड़ा रहूंगा। अगर तुम्हें किसी भी तरीके की मदद की जरूरत हो तो तुम मुझे बिना सोचे समझे याद कर लेना। जिमी सोच रहा होता है, मैं समझ गया। मार्कस मुझे यही बताने के लिए यहाँ पर आए थे। जब मैंने इंजरी से रिकवर कर लिया था तो एल साइमन ने मुझे उन लोगों से मिलवाया था जो कि उनके गोल पे काम करते हैं, और उनमें से एक मार्कस भी थे। और जब हम लोगों की कन्वर्जेशन चल रही थी तब वो थोड़ा अजीब बिहेव कर रहे थे, जिसका मेन कारण यही है कि वो मेरी चिंता करते हैं। वो मुझे अपने ग्रैंडसन के तरीके ही ट्रीट करते हैं। तभी एनोजिफिड वहाँ पर आ जाते हैं और उन लोगों को बताते हैं कि वो पोर्टल चलने के लिए बिल्कुल तैयार है। देन वो लोग वो पोर्टल में जाने लगते हैं और तभी सीन चेंज होता है। हम लोग देखते हैं रॉयल कैपिटल फ्रीविया के एक कैफे का सीन, जो कि पूरी तरीके से खाली होता है। वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही कस्टमर बैठा होता है। तभी वेटर्स डरते हुए उसको एक पेस्ट्री सर्व करती है और वहीं पर ही आराम कर रहा होता है। वो कहता है, मुझे लगा नहीं था कि ये जगह आज इतनी ज्यादा खाली होगी, क्योंकि हमेशा यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ होती है। तभी वहाँ पे एक और बंदा जाता है एंड वो बताता है, ये सब इस वजह से है क्योंकि तुम्हारे प्रेशर की वजह से जो एनर्जी निकल रही है वो एनर्जी इस पूरी जगह में फैल चुकी है। ये होता है द किंग स्पीयर अल्बर्ट। अच्छा, जो भी हो, वैसे क्या तुमने वेल्टन बॉय के बारे में कोई न्यूज सुनी है? वो बंदा कहता है, ओ हाँ, मैंने सुना था। वो 10 साल की उम्र में एक आर्क मिस बन गया। एल्बर्ट कहता है, ये तो सबको मालूम है, मैं कह रहा था इसके अलावा कुछ बताओ। वो बंदा कहता है, मुझे नहीं पता। वैसे तुम ऐसे इंसान तो हो नहीं जो कि अपने अलावा किसी और के ऊपर इंटरेस्ट रखो। एल्बर्ट पूछता है, वैसे क्या तुम यहाँ पर मैजेस्टी से मिलने आए हो? वो कहता है, हाँ। एल्बर्ट कहता है, वैसे मैं ये भी देखना चाहता हूँ कि तुमने कितनी ज्यादा प्रोग्रेस की है। वो बंदा कहता है, हाँ, मैं भी चाहता हूँ कि तो इस बार से थोड़ा अच्छा करो, क्योंकि पिछली बार मेरा टाइम पास नहीं हुआ था। एल्बर्ट कहता है, तुम बस देखते जाना, मैं आजकल अपने फॉर्म में चल रहा हूँ। देन वो वहाँ से उठकर जाने लगता है। एल्बर्ट कहता है, लेकिन तुमने भी पेमेंट नहीं किया है। वो बंदा कहता है, हाँ ठीक है, ये सब कुछ हाउस फायर के खातों में लिख देना, मेरा बटलर ये सब कुछ संभाल लेगा। ये बंदा होता है एक सॉर्ड मास्टर, सर टेरिक्स फैन। हाँ, द स्ट्रॉन्गेस्ट सॉर्ड मास्टर। सो यार, इसके पास तो पूरा बटलर है जो कि इसकी छोटी मोटी पेमेंट संभाल लेता है, लेकिन बटलर हम पे तो है ही ना। सो मैं आपके लिए लेके आया हूँ हनीकेन। ये एक ऐसा ऐप है जो आपको बिना कुछ करे ही बैठे बैठे पैसे कमा के देता है। नहीं, ये कोई स्कैम नहीं है, ये एक ट्रस्टेड ऐप है, क्योंकि ये बेसिकली जो तुम्हारा डेली कोटा का बचा हुआ इंटरनेट होता है, ये उसका यूज करता है, उसी इंटरनेट को पैसे में कन्वर्ट कर देता है, और आप इसको फोन में भी चला सकते हैं। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली को रेफर करके भी पैसे कमा सकते हैं। और इतना ही नहीं, इसमें रेगुलर वेस में जैकपॉट भी निकलते हैं, जिनके पैसे को आप इंस्टेंट विड्रॉ कर सकते हैं। रुको, बेनिफिट अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में जो लिंक दिया है, अगर आप उससे ये ऐप को डाउनलोड करते हो और मेरे प्रोमो कोड नेक्सस को यूज करते हो तो आपको इंस्टेंटली $3 मिल जाएंगे। नहीं, और ऐसा नहीं है कि आप 25 दिन में करोड़पति बन जाओगे, लेकिन आप इससे इतनी अर्निंग तो कर ही सकते हो जिससे आप अपनी छोटी मोटी पेमेंट्स और क्रंची रोल का सब्सक्रिप्शन भी ले सको। सो एक ट्राई तो बनता है, और कमेंट सेक्शन में लिंक है, डाउनलोड करना मत भूलना। तो चलो वीडियो में वापस आते हैं।
देन तभी सीन शिफ्ट होता है जिमी पे, जो कि पोर्टल से बाहर आया होता है एंड वो बाकी दोनों एल्डर्स के साथ खड़ा होता है। वो लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि पोर्टल से ट्रेवल करने की वजह से उनको पिछली बार की तरीके उल्टियां नहीं आई और उनकी जर्नी बहुत ही ज्यादा अच्छी गई। बट तभी हम लोग देखते हैं बाकी लोगों का हाल, और सभी का हाल बेहाल होता है। इसका मतलब ये है कि जो भी लोग एल्डर नहीं है और कमजोर हैं, उनकी हालत तो इससे खराबी हो गई है एंड भी जगह जगह पर उल्टी कर रही होती है। जिमी पीरो के मैजिक यूज करके उसको थोड़ा सा हील करता है। देन तभी एन दूसरी तरफ देखती है और वहां से उसको दिखता है द रॉयल प्लेस ऑफ स्केडमियम, जो कि बहुत ही ज्यादा सुंदर होता है। जिमी देख रहा होता है कि उसकी फॉर्मेशन में एक बहुत ही बड़ी मैच का सील लगी हुई है, जो कि रॉयल प्लेस के बिल्कुल सेंटर में है। वो लोग वहीं पर ही खड़े होकर आपस में बात कर रहे होते हैं। तभी जिमी को किसी की आवाज आती है और वो होती है उसकी मॉम की, और वो आते ही इमोशनल होकर उसको गले से लगा लेती है एंड उनको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही होती। तभी वहां पर आर्गनो वेल्टन भी आता है, जो कि कहता है अब उसको छोड़ भी दो, उसको सांस नहीं आ रही होगी। उसके पीछे सारा भी खड़ी होती है, जो कि जिमी से बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है। देन हम लोग देखते हैं रॉयल कैप्टन फ्रेविया के वेल्टन मेंशन को, जहाँ पर जिमी को उसकी मॉम के साथ साथ बहन भी लेक्चर दे रही होती है। वो कहता है ये दोनों अभी तो बिल्कुल एक जैसी लग रही है। उसकी मॉम लगातार ही उसको लेक्चर दे रही होती है और साथ ही साथ उसका गाल पकड़ के भी खींच रही होती है। आर्गनो कहता है सारा मुझे पता है तुमने अपने भाई को बहुत ही ज्यादा मिस किया है, तो तुम उसको कली क्यों नहीं लगाती। सारा कहती है मैं भैया से नफरत करती हूँ, वो ये सब कुछ इस वजह से कह रही होती है क्योंकि अभी वो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा है। जिमी उससे माफी मांग रहा होता है। आर्गनो जिमी को देखकर सोच रहा होता है कि मेरा बेटा कितना बड़ा हो गया है। उसने अपनी आंखों से उसको प्रोग्रेस करता हुआ देखा है, फिर चाहे वो उसको तलवारबाजी सिखाना हो या उसको मैच का सोसाइटी में भेजना, उसको ना चाहते हुए भी ऐसे फैसले लेने पड़े जो कि उसको पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी जिमी के फेवर में है। लेकिन जो भी हो, उसे अपने बेटे पे गर्व है। हम लोग देखते हैं जिमी सारा को किसी तरीके से मना लेता है। देन आर्गनो अपनी फैमिली को अच्छे से गले लगाता है। वो कहता है मैं बस यही होप करता हूँ कि हम लोग मरते दम तक साथ साथ रहें। देन लोग देखे थोड़ी देर बाद का सीन एंड अभी पूरी फैमिली बैठकर आपस में बात कर रही होती है। आर्गनो कहता है मुझे तो अभी भी ऐसा लगता है कि तुम बस कल ही घर छोड़ के मैच का सोसाइटी गए थे और तुम इतने कम टाइम में इतने ज्यादा बड़े हो गए हो। उसकी मॉम कहती है मुझे तुम पे बहुत ही ज्यादा गर्व है। वैसे हम लोगों ने देखा था तुम्हारे साथ एक लड़की भी थी, बताओ वो कौन है, क्या वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आर्गनो कहता है क्या गर्लफ्रेंड, लेकिन अभी तो ये सिर्फ और सिर्फ 10 साल का है। उसकी मॉम कहती है क्या तुम्हें पता नहीं है कि आजकल के बच्चे कितनी जल्दी बड़े हो जाते हैं। जिमी कहता है नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है, वो सिर्फ मेरी अप्रेंटिस है और वो मेरे अंडर मैजिक सीख रही है। उसके पेरेंट्स उसकी बात सुनकर हंसने लगते हैं एंड कहते हैं ओह मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के बच्चे स्टूडेंट टीचर का गेम बहुत ज्यादा खेलना पसंद करते हैं। जिमी कहता है आप लोग ऐसे मेरी बात पर भरोसा नहीं करने वाले हैं, जरा एक सेकंड रुकिए। तभी वो वहाँ पे एन को टेलीपोर्ट कर देता है, लेकिन उसकी मम्मा भी गलत मतलब निकाल रही होती है। जिमी एन पे चिल्लाता है ये लोग कुछ गलती समझ रहे हैं, जल्दी से इनको बता दो कि तुम मेरी अप्रेंटिस हो। वो उसके पेरेंट्स को बताने लगती है कि वो जिमी की अप्रेंटिस कैसे बनी। उसके पेरेंट्स को अब जाके भरोसा हुआ होता है कि जिमी अभी तक सच बोल रहा था। आर्गनो सोच रहा होता है इसने तो सामन के बेटे को भी अपना अप्रेंटिस बना लिया। अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसकी चिंता फालतू में ही करता हूँ, मुझे बस और बस उसको सपोर्ट करना चाहिए। एंड वो ऐसा ही करता है। वो जिमी से कहता है जिमी तुम इसको पढ़ाने में अपना बेस्ट देना और एंड तुम भी अच्छे से पढ़ाई करना। देन वो लोग कुछ टाइम बाद साथ में ही डिनर करते हैं। दोनों एल्डर भी उन्हीं के घर पे रुकते हैं। आर्गनो दोनों एल्डर की अच्छे से क्लास लेता है एंड भी अपनी प्रैक्टिस अच्छे से करती रहती है एंड वो अपना बेस्ट दे रही होती है। और जिमी सारी चीजों से थक चुका होता है, इसी वजह से वो काफी टाइम बाद बाहर टहलने को निकलता है। उसके सामने एक बहुत ही बड़ा सा सुंदर सा एक फाउंटेन भी होता है। जिमी कहता है क्या बात है, कितना सुंदर फाउंटेन है। तभी उसके पीछे से आवाज आती है मैं भी तुम्हारे साथ एग्री करती हूँ। ये होती है एक अजनबी लड़की। वो जिमी को बताती है कि वो अक्सर यहाँ पे आती रहती है और फाउंटेन के पास बैठकर ही आसमान को देखती रहती है। जिमी उस लड़की को देखकर हैरान होता है। वो सोच रहा होता है आखिर ये लड़की कौन है और इसके अंदर लाइफ फोर्स तो बहुत ही ज्यादा कम है। इसको देखने से ऐसा लग रहा है कि ये धीरे धीरे मर रही है और इसी वजह से मैं उसकी प्रेजेंस को सेंस नहीं कर पाया। वो लड़की भी यही बात बताती है कि वो बीमार है और बीमारी की वजह से ही जल्दी बाहर नहीं निकलती है। देन वो जिमी से कहती है वैसे अब काफी टाइम हो गया, मुझे चलना चाहिए। जिमी कहता है ठीक है। वो लड़की कहती है क्या बस इतना ही, तुम्हारे मैनर्स कहाँ है। जिमी कहता है अच्छा ठीक है, गुड बाय। वो लड़की वहाँ से जाते हुए कहती है जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तब मैं भी बिल्कुल तुम्हारे तरीके ही रूड बिहेव करूंगी। जिमी कहता है क्या अगली बार, इससे क्यों लगता है कि हम लोग अगली बार मिलेंगे। वो लड़की वहाँ से भाग जाती है। देन वो थोड़ी दूर पर आकर रुकती है और सिर्फ थोड़ी सी देर में वो बहुत ही ज्यादा थक जाती है। तभी वहाँ पर टेरिक्स आ जाता है जो कि कहता है आपको भागने की कोई भी जरूरत नहीं थी। वो लड़की कहती है अरे वो बस उसकी बातों ने मुझे मोटिवेट कर दिया था। टेरिक्स कहता है मैंने तो उसके मुंह से ऐसा कुछ नहीं सुना। वो लड़की कहती है अच्छा तो तुम वापस से मेरी बातें चुप चुप कर सुन रहे थे। टेरिक्स कहता है मेरी यही ड्यूटी है क्योंकि मैं आपका प्रोटेक्टर हूँ। ये लड़की होती है किंगडम ऑफ सेल्टम की प्रिंसेस इजाबेला फ्रेडमोर।
टेरिक्स उसे पूछता है, वैसे आपको क्या लगता है जिमी वेल्टर की पर्सनैलिटी कैसी है और आप उसके बारे में क्या सोचती हैं? इजाबेला बताती है वो एक ऐसे रास्ते पे चल रहा है जिसमें बहुत ही ज्यादा अड़चने हैं, लेकिन मैं ये नहीं बता सकती कि उस रास्ते में चलने के बाद उसको जीत मिलेगी या हार, क्योंकि फ्यूचर मिस्ट्री से भरा होता है। लेकिन उसको भी पता है कि उसका रास्ता इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला और शायद से वो इसके लिए तैयार भी है। तभी वो चक्कर खा के गिर जाती है, बट टेरिक्स उसको बचा लेता है और उसको हील करने लगता है। योर हाइनेस, अब अगली बार आप भागिएगा मत, वो उसे कहती है मुझे थोड़ा आराम करना है। टेरिक्स उसको लेकर घर की ओर निकल जाता है। देन हम लोग देखते हैं रात बीत जाती है और सुबह हो जाती है और सुबह सुबह रॉयल प्लेस ऑफ स्केटिंग में बहुत ज्यादा भीड़ लगी होती है। वहाँ पे बैलेट हाउस होल्ड के लोग भी आए होते हैं। ऐस कहती है यहाँ पर कितनी ज्यादा भीड़ है। विस्काउंट कहता है ये इस वजह से है क्योंकि पूरे शहर में ये बात फैल चुकी है कि एक ऐसे बच्चे का जन्म हो चुका है जो कि मार्शल लेवल इंडिविजुअल है। लेकिन अगर मैं सच कहूँ तो मैंने भी इतनी भीड़ यहाँ पे आज से पहले कभी नहीं देखी। ऐश कहती है वो सब तो ठीक है, लेकिन दीदी आज इतनी ज्यादा नर्वस क्यों है? हम लोग देखते हैं रेबेका को जिसका मुंह पूरी तरीके से लाल होता है और वो तो आपको भी पता होगा कि ऐसा क्यों है, बट वो बहाना बनाते हुए कहती है वो बस इस वजह से है क्योंकि मैं अच्छे से सोए नहीं हूँ। विस्काउंट हंसते हुए कहता है मुझे पता है तुम किस लिए नर्वस हो, उसकी वजह है जिमी। मैंने सही कहा ना। रेबेका बहुत ही ज्यादा खुश होती है क्योंकि वो इतने लंबे टाइम बाद वापस से जिमी से मिल रही है। देन हम लोग देखते हैं स्केडियम के अंदर का सीन जहाँ पे हद से ज्यादा भीड़ होती है। विस्काउंट बैलेट आर्गनो वेल्टन के साथ खड़ा होता है। वो आर्गनो से पूछता है तुम्हारी फैमिली कहाँ गई? आर्गनो वेल्टन बताता है वो बस सारा को खुली हवा चाहिए थी, इसी वजह सीयर्स उसको बाहर लेकर गई है। विस्काउंट पूछता है और मार्कस का क्या? आर्गनो कहता है वो तो मैजेस्टी के साथ होंगे ना, क्योंकि वो उनके कोर्ट के ट्रस्टेड एडवाइजर्स में से एक है। तभी उसको एक खतरनाक ऑरा सेंस होता है और ये ऑरा होता है एल्बर्ट का। उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है जिसकी वजह सभी लोग घबरा रहे होते हैं। विस्काउंट अपने बच्चे को अंदर जाने को कहता है। एल्बर्ट विस्काउंट से कहता है ओ तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा छुटकू। आर्गनो विस्काउंट को शांत कराते हुए कहता है शांत हो जाओ, वो यहाँ पर सिर्फ सिर्फ मुंह से ही बातें कर सकता है क्योंकि ये रॉयल प्लेस है और अगर ये यहाँ पे कुछ गड़बड़ी करता है तो ये इसकी बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। एल्बर्ट विस्काउंट का मजाक उड़ाते हुए कहता है हाँ वैसे भी मुझे तुम में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि तुम इतने ज्यादा वीक हो कि मुझे तुम्हें डराने की भी जरूरत नहीं है। आर्गनो कहता है एल्बर्ट अपना मुंह बंद रखो, अगर तुमने इससे अच्छे से बात नहीं की तो तुम बहुत ही ज्यादा पछताओगे। एल्बर्ट कहता है ओह अच्छा ऐसा है क्या? वैसे मुझे रिग्रेट फील कौन कराएगा? तुम। वैसे मुझे ये आइडिया पसंद आया क्योंकि हम दोनों ने ही अपनी जिंदगी में एक दूसरे से फाइट नहीं किया है। आर्गनो उसकी दुखती रग पे हाथ रखते हुए कहता है तुम मुझसे तब बात करना जब तुम गैस्टल के दी हुई इंजरी से रिकवर कर जाना, समझे छुटकू। एल्बर्ट की उसकी बातों से बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। आर्गनो कहता है ओ तो र्यूमर सही थे, लेकिन तुम मुझसे फाइट करने की बात कैसे कर सकते हो जब तुम गैस्टल तक को नहीं हरा सकते, क्योंकि गैस्टल में 10 वार तक नहीं चल सकता। तो अगर हम लोग आपस में फाइट करेंगे तो मुझे पता है क्या ही होने वाला है। मैं तुम्हें ये एडवाइस देना चाहता हूँ कि जितना तुम्हारा मुंह चलता है तुम उतना हाथ चलाना भी सीखो और तुम्हें मेरे लेवल पे आने में कम से कम 8 से 10-20 साल तो लग ही जाएंगे। अपनी सीट पे जाके बैठ जाओ क्योंकि मेरा बेटा आने वाला है और तुम किंग स्पीयर हो तो तुम्हें मैजेस्टी के साथ में खड़ा होना चाहिए। एल्बर्ट बहुत ही ज्यादा गुस्से में वहां से निकल जाता है। तब विस्काउंट बैलेट की बेटियां उसके पास आती हैं एंड पूछती हैं कि आप ठीक हैं? वो कहता है हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो सोच रहा होता है मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा है कि मैजेस्टी ने ऐसे जंगली इंसान को किंग स्पीयर बनाया हुआ है। वो आज से 5 साल पहले मेरे पास आया था एंड उसने मुझे ऑफिशियल ड्यूल के लिए चैलेंज किया और उस बैटल का जो भी रिजल्ट था वो मेरे लिए बहुत ही ज्यादा खराब था। मैं उससे हार गया और ये तब की बात थी जब वो किंग स्पीयर भी नहीं बना था। मैं इतना कमजोर क्यों हूँ? अब मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं जवान था तब मुझे कड़ी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी। तभी सब लोग अपनी सीट पे चले जाते हैं क्योंकि किंग आने ही वाले हैं और किंग देखते ही देखते आ जाते हैं। किंग का नाम होता है फॉन्टेनल फ्रेडमोर। उनके आते ही सब लोग उनकी जय जयकार करने लगते हैं। किंग कहते हैं आज का दिन बहुत ही ज्यादा सुहाना है क्योंकि आज एक और आर्कमेस का जन्म हुआ है जो कि हमारे किंगडम को सर्व करेगा और हमारे किंगडम को अपने सशक्त कंधों में उठाएगा। ऑर्डिनेशन सेरेमनी शुरू करते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और कहता है वेल्टन हाउस होल्ड का उत्तराधिकारी, एप्टन का सेवियर, गॉड स्पीरो का चूजन वन, 10 साल की उम्र में ही एक आर्कमेस बनने वाला, मैच का सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन से बचाने वाला जिमी वेल्टन हाजिर हो। तभी गेट खुलता है और जिमी अपने कदम अंदर रखता है। वो किंग के सामने बो करता है एंड कहता है मेरे राजा आपका हम्बल सर्वेंट जिमी वेल्टन हाजिर है। हाँ वो इस वजह से बो कर रहा है क्योंकि वो किंग की रिस्पेक्ट करता है। किंग कहता है तुम तो बिल्कुल वैसे ही हो जैसा हम लोगों ने रूमर्स में सुना था। तुम्हारे अंदर टैलेंट तो कूट कूट कर भरा है। जिमी जैसे इजाबेला को देखता है वो चौंक जाता है। ये तो वही लड़की है जो कि मुझे फाउंटेन के पास मिली थी। तो ये प्रिंसेस है। आखिर ऐसी कौन सी प्रिंसेस होती है जो कि रात में आवारा के तरीके घूमे? किंग कहता है मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है कि तुमने एप्टन में जेनिथ के फॉलोअर्स को कैसे हराया और साथ ही साथ एक डेमन का भी सामना किया और कैसे मैच का सोसाइटी को डिस्ट्रक्शन से बचाया। मैं आज तक काफी सारे मास्टर लेवल वॉरियर्स और मेजेस से मिल चुका हूँ लेकिन मैंने तुम्हारे जैसा कोई नहीं देखा। टेरिक्स मार्कस
मार्कस से कह रहा होता है तुम्हारा ग्रैंडसन लाखों में एक है। मार्कस कहता है हाँ वैसे बात तो सही है, इसके बारे में बहुत सारे अफवाहें भी उड़ती रहती हैं। मैंने तो एक ये भी अफवाह सुनी थी, ये शॉर्ट मिनट में बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कितनी मजाक की बात है। टेरिस कहता है वैसे ये चीज अफवाह नहीं है, अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो तुम्हारा ग्रैंडसन एक बहुत ही अच्छा शॉर्ट फाइटर भी है। ये बात सुनकर मार्कस हैरान हो जाता है। टेरिस कहता है अच्छा तो तुम्हें ये चीज नहीं पता है क्या कि जिमी वेल्टन हाउसहोल्ड की स्पेशल शॉर्टमैनशिप की टेक्निक भी सीख चुका है। मार्कस उसकी बात तो सुनकर चौंक जाता है, क्योंकि जब वो उससे लास्ट टाइम मिला था तब उसको तो शॉट पकड़ना तक नहीं आता था, और वो सिर्फ 6 महीने में इतनी आगे कैसे आ गया। टेरिस कहता है मार्कस तो कोई मास्टर लेवल वॉरियर अमेज नहीं हो, इसलिए तुम्हें उसका पोटेंशियल सेंस नहीं हो रहा होगा। लेकिन मैं तुम्हें एक चीज बता दूं कि तुम्हें अपने ग्रैंडसन की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। किंग कहता है तुम इतने छोटी सी एज में एक आर्कमेज बन गए हो, जो कि एक तुम्हारी लाइफ की एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। तुमने इतनी सी एज में इतनी बड़ी बड़ी चीजें की हैं कि उसमें भरोसा करना भी मुश्किल है। तुमने ऑर्डर ऑफ पीरो एंड किंगडम के साथ एक अलायंस बनाया। मैं तुम्हारे अचीवमेंट्स को एक्नॉलेज करता हूँ, और मैं आज ये घोषणा करता हूँ कि आज से तुम बनते हो किंगडम ऑफ सेल्डम के 11th ऑफिशियल मास्टर जिमी वेल्टन। किंगडम के साथ लॉयल रहना। अब इस देश का फ्यूचर तुम्हारे ही हाथों में। देन सीन शिफ्ट होता है साउथर्न कॉन्टिनेंट ब्रियन में। वहाँ पे कोई प्रिजन जैसी कोई चीज होती है, एंड तभी वहीं पे ब्लेजर आता है जो कि कहता है गेट खोलो। ये प्रिजन का नाम होता है कैटाकॉम्ब, जो कि एक डंजन प्रिजन है। ब्लेजर जैसे ही अंदर जाता है एक बंदा उसको बताता है उसने अभी तक अपना मुंह नहीं खोला है। ब्लेजर कहता है क्या हरामी बंदा है, मुझे उसके पास ले चलो। वो बंदा ब्लेजर को एक गेट के सामने जाकर रोक देता है एंड कहता है ये कैटाकॉम्ब का सबसे ज्यादा डीपेस्ट पार्ट है, और ये एक स्पेशल प्रिजन का गेट है, इसे कहा जाता है एबिस। मैं गेट खोलने जा रहा हूँ, आप थोड़ा साइड हट जाइए। ब्लेजर कहता है नहीं कोई दिक्कत नहीं है, वो मुझे हर्ट नहीं कर पाएगा। तभी देखते ही देखते वो गेट खुल जाता है और उसके अंदर से टेरिफिक ऑरा निकलता है, जिसकी वजह से वो जो बंदा वहाँ पे खड़ा होता है वो डर के मारे कांपते कांपते जमीन पर गिर जाता है। ब्लेजर उस जगह के अंदर जाता है एंड कहता है तुम बदले नहीं हो क्लियन, तुम ढीठ के ढीठ ही हो। हम लोग देखते वहाँ पे क्लियन बंधा होता है। हाँ वही सेबल, उसका रियल नेम क्लियन है, भूलना मत। ब्लेजर कहता है तुम्हें यहाँ पे बंद किए हुए 6 महीने हो चुके हैं और तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर लग रहे हो। वैसे मुझे पता है कि तुम सिर्फ और सिर्फ कमजोर होने का नाटक कर रहे हो, तुम दूसरों को पागल बना सकते हो, लेकिन मुझे नहीं। मुझे पता है इतने से टॉर्चर में तुम्हें कुछ नहीं होने वाला। क्लियन कहता है तुम भी बिल्कुल भी नहीं बदले, वैसे तुम यहाँ पर आए क्यों, क्या तुम मुझे छुड़वाने आए हो? ब्लेजर कहता है घंटा। क्लियन जवाब देता है ब्लेजर तुम्हें भी पता है कि मैं यहाँ से कभी न कभी तो निकल ही जाऊंगा। अगर लॉर्ड जेनेट ने मुझे यहाँ से निकालने के बारे में एक बार ठान लिया तो फिर उन्हें कोई नहीं रोक सकता, लेकिन मुझे लगता नहीं कि वो यहाँ पे जल्दी आने वाले हैं। तो मुझे बताओ तुम यहाँ पर क्यों आए हो, कहीं तुम मेरे चले पर नमक तो छिड़के नहीं आए? ब्लेजर कहता है ये मेरी आदत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारा ये आइडिया भी पसंद आया। क्लियन कहता है तुम क्या बकवास कर रहे हो? तभी ब्लेजर क्लियन के ऊपर एक छोटा सा अटैक कर देता है, बट वो अटैक नहीं होता, बल्कि ब्लेजर ने उसकी तरफ कुछ पेपर्स फेंके होते हैं। उन पेपर्स में जिमी वेल्टन के गुणगान लिखे होते हैं, जिसको देखकर क्लियन चौंक जाता है और उसको बहुत जोर गुस्सा भी आता है। वो कहता है मुझे बस यहाँ से एक बार बाहर जाने दो और मैं चूजे को ठिकाने लगा दूंगा, प्लीज बस मुझे एक बार यहाँ से निकल जाने दो। ब्लेजर उसको देखकर हंस रहा होता है और उसको भी पता होता है कि जिमी की वजह से क्लियन यहाँ पे फंस चुका है, और साथ ही साथ जेनिथ के प्लान को खराब करने वाला भी जिमी ही था। तो क्लियन को उसके ऊपर इतना गुस्सा होना तो लाजमी ही है। अगर जिमी इन लोगों को ठिकाने नहीं लगाता तो ऑर्डर ऑफ फेथ इन जेनिथ अपने साथियों के साथ मिलकर पूरे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट में वॉर कर देता। लेकिन मजाक से हटके ये न्यूज बहुत ही ज्यादा बड़ी है, क्योंकि ये बच्चा सिर्फ और सिर्फ 10 साल की उम्र में ही एक आर्कमेज बन गया, और ये चीज भी कोइंसिडेंस नहीं है कि क्लियन को हराने वाला भी वही बच्चा था। देन वो क्लियन के मजे लेके वहां से निकल जाता है। देन सीन शिफ्ट होता है रॉयल प्लेस स्टेडियम में, जहाँ पर जिमी को लड़कियों की भीड़ ने घेर लिया होता है। कुछ लड़कियां उससे खुद सेटिंग करना चाह रही होती हैं, और कुछ औरतें तो जिमी को अपना दामाद बनाने का ट्राई भी करने लगती हैं। जिमी उन लोगों से बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है। थोड़ी दूर से एनो लेनर भी उसको देख रहे होते हैं। एन कहती है तो मिस्टर जिमी को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि फेमस होना भी आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पर काफी मजा आ रहा है ना लेनन? लेनन हमेशा एक तरह एन के पास खड़े होने की वजह से ऑकवर्ड हो रहा होता है। एन कहती है तुम्हारा मुंह तो तुम्हारे बालों जैसे लाल हो चुका है, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? लेनन उसकी वजह से बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है और बहाना बनाने लगता है। वो तो इस वजह से है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे लोग हैं और इसी वजह से मुझे गर्मी लग रही है। एन पूछती है क्या सही में? वो कहता है हाँ सही में, लेकिन उसे खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि उसके साथ अभी क्या हो रहा है। एन कहती है ये पार्टी सच में बहुत ही ज्यादा अच्छी है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे कभी ऐसी पार्टी में बुलाया जाएगा। लेनन कहता है जिस वक्त से मिस्टर जिमी ने हम लोगों को अपना अप्रेंटिस बना लिया था, हम लोगों की लाइफ उसी टाइम से चेंज हो गई थी। एंड वो धीरे से बोलता है और इसी वजह से तुम भी मुझसे मिली। एन कहती है एक सेकंड, क्या तुम कुछ कह रहे थे? वो कहता है नहीं नहीं नहीं। देन वो वहां से निकल जाता है। एन पूछती है तुम कहाँ जा रहे हो? वो बताता है कि वो आराम करने जा रहा है, बट उसने लेनन की बात सुन ली होती है। वो कहती है लेनन तुम
तुम कितने ज्यादा शर्मीले हो। तुमने बिल्कुल सही कहा, हम लोगों की लाइफ काफी ज्यादा चेंज हो गई है और मैं भी तुमसे मिलकर खुश हूँ और तुम्हारे साथ आगे काम करने में भी मजा आएगा। ऐसा ही कुछ टाइम बीत जाता है, हम लोग देखते हैं जिमी को जो एक गार्डन में बहुत आराम से आराम कर रहा होता है। एक सेकंड, ये बहुत आराम से आराम करना क्या होता है? मैं भी यार क्या ही बोलने लगा हूँ। वो कह रहा होता है ये मेरे जैसे लोगों के लिए काफी थकावन भरा दिन था, लेकिन मैं कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि ये मेरी ऑर्डिनेशन सेरेमनी है। एक मास्टर, हाँ ये बहुत ही अच्छी बात है कि मैं मास्टर बन गया। अब मैं पूरे किंगडम में अपने मन से कुछ भी कर सकता हूँ और जैसे मैं मैच का सोसाइटी में वापस जाता हूँ मुझे क्राउन ऑफ ऑमनिसेंस पहनने की भी रिक्वेस्ट करनी चाहिए क्योंकि अब मैं आर्कमिस्ट बन चुका हूँ और मुझे आइडिया भी नहीं है कि उसके अंदर मुझे कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। तभी उसको एक टेरिफिक ऑरा सेंस होता है और वो समझ जाता है कि ऑरा किसका है। वो ऑरा होता है एल्बर्ट का। जिमी कहता है सर एल्बर्ट क्या आपको मुझसे कोई काम है? एल्बर्ट कहता है मैंने सोचा था तुम बच्चे हो लेकिन तुम्हारे अंदर डर नाम की चीज तो है ही नहीं। अच्छा ये बताओ अगर मैं तुम्हें जान से मार दूं तो तुम्हारे फादर कैसे रिएक्ट करेंगे? वो तो आग बबूले हो जाएंगे और मेरी जान के दुश्मन बन जाएंगे। जिमी कहता है नहीं ऐसा नहीं होगा क्योंकि इससे पहले तुम मेरे ऊपर हाथ उठा पाओ मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। एल्बर्ट गुस्से में उसके ऊपर भाला तान देता है और कहता है तुम और मेरी जान लोगे? मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे फादर ने तुम्हें तलवार से ज्यादा मुंह चलाना सिखाया है। जिमी कहता है मेरे फादर मुंह चलाना नहीं जानते हैं क्योंकि उनको उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती तुम्हारी तरह, और मुझे तो इस बात का डर है अगर मैं रॉयल कैपिटल में तुम्हारी जान ले लूंगा तो मेरा तो यहाँ पे नाम खराब हो जाएगा। वो एल्बर्ट के नीचे अपना स्पेल भी लगा चुका होता है। तभी वहाँ पे इजाबेले आ जाती है। वो उनको रुकने को कहती है और उसके साथ ही वहाँ पे एंट्री होती है सर टेरिक्स की। जिमी टेरिक्स को ही देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि सर टेरिक्स लियोन से भी बहुत ज्यादा पावरफुल है। मैंने इनके बारे में बहुत कुछ सुना है लेकिन मैं इनको पहली बार देख रहा हूँ। टेरिक्स एल्बर्ट से कहता है आखिर मुझे तुम्हें ये चीज कितनी बार बतानी पड़ेगी कि अगर तुम्हें किसी से फाइट करनी है तो तुम्हें पहले डुअल की रिक्वेस्ट करनी चाहिए, वो भी फॉर्मल ढंग से। एल्बर्ट उसको जवाब देते हुए कहता है आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं लड़ाई छेड़ रहा था? तभी टेरिक्स उसके ऊपर अपनी स्वॉर्ड को तान देता है और कहता है अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो तुम्हें मेरे सामने अपना मुंह बंद रखना चाहिए। एल्बर्ट कहता है मुझे लगा नहीं था कि तुम्हें दूसरों की इतनी ज्यादा फिक्र है। टेरिक्स कहता है मुझे किसी से भी मतलब नहीं है, मुझे बस जिसकी फिक्र है वो है प्रिंसेस इजाबेला। इजाबेला कहती है सर एल्बर्ट ये मत भूलिए कि आप अभी भी रॉयल प्लेस स्कैटियम में है, इसीलिए आपको भी जुबान के साथ साथ अपने हाथ पे भी लगाम लगाना चाहिए। एल्बर्ट उसकी बात मान जाता है और वहाँ से निकलने लगता है। जिमी कहता है सर एल्बर्ट आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, उम्मीद है जब हम लोग अगली बार मिलेंगे तो हमें और ज्यादा मजा आएगा। एल्बर्ट भी गुस्से में वहाँ से निकल जाता है। तभी इजाबेला जिमी के पास आती है, क्या तुम ठीक हो? जिमी कहता है बिल्कुल, और सब कुछ आप ही की वजह से है। प्रिंसेस कहती है वैसे कल के लिए मुझे माफ कर देना क्योंकि कल मैंने तुम्हें अपनी असली आइडेंटिटी नहीं बताई थी क्योंकि मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना था, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहती थी। वैसे क्या मुझे तुम्हें लॉर्ड जी भी बुलाना चाहिए क्योंकि अब तुम किंगडम के एक ऑफिशियल मास्टर बन चुके हो? जिमी कहता है आपको जो अच्छा लगे आप वो बुला सकती हैं। तभी टेरिक जिमी से पूछता है वैसे तुम्हें भी पता है कि तुम एल्बर्ट को भी कॉम्बैट में नहीं हरा सकते तो तुम उसको भड़का क्यों रहे थे? जिमी कहता है अच्छा वो तो इस वजह से क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे कोई आने वाला है क्योंकि इस एरिया की जो भी हवा थी वो बहुत ज्यादा इंटेंस हो गई थी और उसको सेंस करके यहाँ पे कोई भी आ सकता था क्योंकि ये रॉयल फैमिली की सेफ्टी का सवाल था। इजाबेला कहती है मैंने ऐसे बहुत सारे मैचेस देखे हैं और बहुत सारे वॉरियर्स भी जो कि काफी ज्यादा घमंडी होते हैं और वो किसी और से मदद लेना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं क्योंकि वो उनके प्राइड के खिलाफ है। जिमी कहता है आखिर तुम प्राइड लेके जाओगे कहाँ? और वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैं थोड़े टाइम में एल्बर्ट को हराने जितना पावरफुल तो हो ही जाऊंगा। टेरिक जिमी पूरी तरीके से खो चुका होता है। जिमी जो भी कुछ बोल रहा होता है उसे उसके बातों में वजह लग रहा होता है और वो समझ जाता है कि जिमी के पोटेंशियल का कोई भी एंड नहीं है। देन वो हंसते हुए कहता है मुझे उसके ग्रैंडसन से यही उम्मीद थी। हाँ वो जिमी के ग्रैंडफादर की बात कर रहा है, वो ग्रैंड मास्टर थे ना। देन सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है किंग पे जिससे कोई बात कर रहा होता है। वो बंदा कहता है किंग स्पीयर हमारे हाथों से छूटता जा रहा है, हमें उसमें लगाम लगानी होगी। और ये होता है किंग का बेटा। किंग उसको जवाब देता है मैंने एल्बर्ट को किंग स्पीयर का टाइटल इस वजह से दिया था क्योंकि मुझे लगा था कि जब उसके अंदर जिम्मेदारी आएगी तब वो सुधर जाएगा, लेकिन अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं गलत था। वैसे उसके बारे में छोड़ो, तुम ये बताओ आखिर तुम्हें जेमी वेल्टन कैसा लगा? प्रिंस कहता है वो ऐसा था जिसको मैंने आज तक अपने आंखों से नहीं देखा, मुझे उसको अपनी साइड में रखना चाहिए और अपने साइड से सिर्फ और सिर्फ मेरा मतलब सपोर्ट से नहीं है, मैं उसको अपना राइट हैंड बनाना चाहता हूँ। किंग कहता है ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल भरा काम लगता है क्योंकि एक मास्टर लेवल इंडिविजुअल का भरोसा जितना ही बहुत ही ज्यादा मुश्किल है।
और जिमी वेल्टन तो फिर भी अलग है। जो भी हो, अब पूरे पूरे किंगडम का फ्यूचर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे और जिमी के हाथों में है। देन प्रिंस वहां से चला जाता है। किंग सोच रहा होता है तब से काफी ज्यादा टाइम हो गया जब लास्ट बार क्राउन ऑफ ओमनिशियंस पहना गया था। जिमी वेल्टन, मैं भी जानना चाहता हूँ कि उसको पहनने के बाद तुम्हें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। क्या तुम सच में वही मैन ऑफ प्रोफेसी हो जिसका हम लोग सदियों से इंतजार कर रहे थे। देन हम लोग देखते 3 दिन बीत जाते हैं और जिमी अपने घर में आ चुका होता है। नहीं, असली वाले नहीं, रॉयल कैप्टर वाले। उससे मिलने उसके ग्रैंडपा भी आए होते हैं। वो लोग आपस में बात करने लगते हैं। मार्कस पूछता है, वैसे अब तुम किंगडम के ऑफिशियल मास्टर बन चुके हो तो तुम्हें कैसा लग रहा है। जिमी कहता है, कैसा भी नहीं, एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो ये मेरे लिए कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है। मार्कस कहता है, जिमी तुमने मुझे इम्प्रेस कर लिया है, तुम्हारा ये एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा अच्छा है। हालांकि अभी सिर्फ और सिर्फ शुरुआत है, लेकिन तुमने काफी सारे लोगों का अटेंशन गेन कर लिया, उनकी भी जिनकी नहीं करनी चाहिए थी। अब तुम जहाँ जहाँ भी जाओगे, जो जो भी करोगे, पूरे वर्ल्ड को तुम्हारी सारी नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। तुम्हारे पूरे दुनिया में जितने सपोर्टर्स होंगे उतने ही ज्यादा दुश्मन भी, और तुम सोच तक नहीं सकते कि लोग कितना कर सकते हैं। उसकी बात सुनकर जिमी भी सोच में पड़ जाता है। मार्कस की बात सही है। अगर मैं अपनी पिछली लाइफ की बात ना भी करूं, फिर भी मैं अपने इस लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा इविल लोगों का सामना कर चुका हूँ। एरा चाहे जो भी हो, समय चाहे जो भी हो, लोगों की फितरत कभी नहीं बदलती। हम लोग देखते हैं मार्कस भी भागा दौड़ी की वजह से जिमी की तरीके थक चुका होता है एंड वो वहां से जाने लगता है। तब जिमी उसको रोकता है और पीलो के डिवाइन पावर का यूज करके उसको हील कर देता है। देन वो वहां से चला जाता है। ऐसे ही एक और दिन बीत जाता है। हम लोग देखते हैं अगले दिन जिमी को, जिसको भी शियर्स ने गले लगा रखा होता है, क्योंकि अब जिमी के मैच के सोसाइटी में जाने का वापस से टाइम हो चुका है। वो रोते रोते कह रही होती है, अपना ध्यान रखना और मुझे लेटर जरूर लिखते रहना। तभी वहाँ पे सारा भी आ जाती है और वो भी रोने लगती है। जिमी उसको शांत कराने लगता है। आर्गनो कहता है, शियर्स इतना ज्यादा रोने की बात नहीं है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि हम लोग जिमी से आखिरी बार मिल रहे हो। शियर्स कहती है, आखिर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि आप उदास नहीं हैं। आर्गनो कहता है, आखिर मैं क्यों ही उदास नहीं होऊंगा, वो मेरा भी बेटा है और मैं भी उसको अपने से दूर नहीं जाने देना चाहता। लेकिन उसी के साथ साथ हमारी एक ड्यूटी भी है। हमें पेरेंट्स होने के नाते अपने बेटे पे भरोसा रखना चाहिए और जब जरूरत पड़े तब हंसते हुए उसको अलविदा करना चाहिए। मुझे भरोसा नहीं हो रहा है कि मेरा बेटा इतना जल्दी बड़ा हो गया। देन वो जिमी को बुलाकर एक एनवेलप देता है। ये लो जिमी, ये तुम्हारे ग्रैंडफादर तुम्हारे लिए छोड़ गए थे। उन्होंने अपनी जिंदगी की सारी डिस्कवरीज इसी में ही झोंक दी है। तुमने अपनी एशियल शॉट वाले अटैक को अपनी आंखों से देखा है। मैंने सही कहा ना, मैंने वैसे उस अटैक को नहीं सीखा क्योंकि मैं अपने फादर के पास से डिफरेंट पाथ में चल रहा था। लेकिन मुझे हमेशा बुरा लगता है कि मैं अपने फादर की लेजेसी को आगे नहीं बढ़ा सका। लेकिन अब मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मेरे फादर की लेजेसी को तुम आगे ले जाओगे। लेकिन ये भी सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा ही डिसीजन होगा। तुम चाहो तो इसको सीख सकते हो और या तो जला सकते हो, क्योंकि अगर इसको कोई भी नहीं सीखना चाहता तो इसे खत्म करना ही बेहतर चॉइस होगी, क्योंकि ये टेक्निक सिर्फ और सिर्फ वेल्टन हाउस होल्ड को ही बिलोंग करती है। देन वो लोग जिमी को विदा कर देते हैं और जिमी टर्मिनल के थ्रू वहां से निकल जाता है। देन हम लोग देखते हैं किसी दूसरे रेलम का सीन, जहाँ पर चारों तरफ पानी पानी होता है और पानी के बीच में क्रिएचर होता है जो कि कहता है, वो आ गया, आखिरकार वो आदमी आ ही गया जिसका सिंक्रोनाइजेशन का सबसे ज्यादा रेट है। क्या तुम मिस्ट्री के ऊपर से पर्दा उठा पाओगे। हम लोग देखते हैं कुछ टाइम बाद जिमी को, जो कि अपने आप को उसी रेल में पाता है। इसको इस पूरे रेल में लाइफ का बिल्कुल भी प्रेजेंस सेंस नहीं हो रहा होता कि क्या मैं वापस वॉइड में कैद हो गया। नहीं, यहाँ पर रोशनी है और मैं फ्रीली मूव भी कर पा रहा हूँ। तभी उसको एक आवाज आती है, वो आ गया, यहाँ मेरे पास आओ, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। धीरे धीरे वो आवाज जिमी के क्लोज आती जा रही होती है। जिमी भी उस तरफ बढ़ने लगता है। आखिर तुम कौन हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे बताओ कि मुझे क्या करना है। तभी वो रैम शैटर हो जाता है एंड हम लोग देखते हैं ये जिमी का सपना होता है। वो अपनी नींद से उठता है। जिमी कहता है, क्या वो सपना था, लेकिन वो तो असली लग रहा था। हाँ, वो क्या है। हम लोग देखते हैं वहाँ पे काफी सारा पानी पड़ा होता है और उसी के बीच में एक क्राउन होता है। जिमी कहता है, ओह, तो कोई मेरे सबकॉन्शियस माइंड में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन आखिर कोई मेरे सपनों में आना क्यों चाहेगा। आखिर उसका रीजन क्या है। एक क्राउन, हाँ, या ये क्राउन ऑफ ओमनिशियंस है। वो जैसे क्राउन को उठाने लगता है, क्राउन पानी में डूब जाता है। देन एक हफ्ता बीत जाता है। हम लोग देखते हैं मैच का सोसाइटी के कॉन्फ्रेंस रूम का सीन, जहाँ पे सारे एल्डर्स बैठे होते हैं सिवाय फर्स्ट एल्डर के। मार्कस कहता है, जैसा कि आप सभी को पता है, फर्स्ट एल्डर ने थर्ड एल्डर की विश्वासघात की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर ले ली है और इसी के चलते उन्होंने अपनी पोजीशन से रिजाइन कर दिया है। तो अब उनका काम भी हमें लोगों को मिलकर संभालना होगा। देन मार्कस उस काम को सारे लोगों में बांट देता है। इतना सारा काम देखकर ज़िफ्रेड की हालत खराब हो जाती है। मार्कस जिमी से कहता है, अब तुम नए थर्ड एल्डर बन चुके हो, इसी वजह से उसके काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी अब तुम्हें उठानी होगी। वैसे तुम क्राउन ऑफ ओमनिशियंस कब पहनना चाहते हो। सब लोग बस यही जानने में इंटरेस्टेड होते हैं
कि जिमी अपने विजन में क्या देखेगा। जिमी कहता है मैं बस उसको पहनने के बारे में कहना ही वाला था। जिफ्रिड पूछता है अच्छा तो अभी तक क्यों रुके थे। जिमी कहता है अरे ऐसे ही, बट उसकी मेन वजह ये होती है कि उसको रोज रोज बार बार वही सपना आ रहा था और वो सपने की जड़ तक जाना चाहता था। मार्कस कहता है तुम जब भी उसको पहनना चाहो तुम पहन सकते हो। जिमी कहता है तुरंत, मैं उसको अभी कभी पहनना चाहता हूँ। देन वो लोग उसी जगह पर चले जाते हैं जहाँ पर अभी क्राउन ऑफ ओमनिशियंस रखा गया है। जिफ्रिड कहता है क्या आप नर्वस हैं। जिमी कहता है आखिर मैं क्यों ही होऊंगा। जिफ्रिड कहता है अरे यार आप कभी तो बच्चों के तरीके बिहेव कर लिया करो, आपके अंदर तो एक्साइटमेंट ही नहीं है। जिमी कहता है आखिर तुम मुझसे ऐसा करवाना ही क्यों चाहते हो। जिफ्रिड कहता है वैसे मैं ये खुद करना चाहता हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं ऐसा कर नहीं सकता क्योंकि सब लोग मुझे मैच्योर समझते हैं। देन वो लोग उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर क्राउन ऑफ ओमनिशियंस रखा है। मार्कस कहता है सिर्फ और सिर्फ जिमी ही अंदर जा सकता है। जिमी कहता है हाँ मैं समझ गया। देन वो उस गेट के अंदर चला जाता है। उस पूरी जगह में चारों तरफ बहुत सारा माना होता है और वो जैसे जैसे कंटेनर के पास जा रहा होता है माना की डेंसिटी बढ़ती जा रही होती है। तो ये है क्राउन ऑफ ओमनिशियंस। देन उसको वही सेम वॉइस आती है जो कि उसको उसके सपने में बहुत ही टाइम सता रही थी। तो आखिरकार तुम आ ही गए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा सदियों से इंतजार कर रहा था। तभी जिमी उसके पास चला जाता है। वो कहता है आखिर तुम सदियों से सिर्फ और सिर्फ मेरा ही इंतजार क्यों कर रहे थे। वो क्राउन को हाथ में ले लेता है। क्राउन से आवाज आती है मुझे पहनो। जिमी कहता है छोटे अच्छे से बात कर। क्राउन कहता है प्लीज आप मुझे पहन लो। तभी जिमी उसको पहन लेता है एंड वो जैसे उसको पहनता है वो दूसरे रेल में टेलीपोर्ट हो जाता है। वहाँ पे वही सेम क्रिएचर खड़ा होता है जो कि उसे कह रहा होता है तुमसे मिलकर अच्छा लगा, मैं हूँ यहाँ का फर्स्ट रूलर गार्फ इलिडान। मैं ऐसे इंसान का सदियों से इंतजार कर रहा था जिसका सिंक्रोनाइजेशन का रेट बहुत ही ज्यादा हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। क्या इस क्राउन के अंदर फर्स्ट रूलर रह रहा था? मैंने तो ऐसा सोचा भी नहीं था। वैसे क्या बाकी आर्क मेजर्स को तुम्हारे बारे में पता है? वो कहता है नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सामने आया हूँ। जिमी पूछता है आखिर ऐसा क्यों? वो बताता है क्योंकि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। मुझे तुम्हें देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हारा रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा है, तुम्हें भी सेम लगता होगा। जिमी कहता है नहीं, वैसे अगर मेरा रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन हाई होगा तो उससे मेरा क्या फायदा? क्या मुझे नई चीजें सीखने को मिल जाएंगी? वो कहता है नहीं। जिमी कहता है तो इसका मतलब ये है कि मेरा यहाँ आना बिल्कुल ही बेकार हो गया। गार्फ कहता है अब ज्यादा निराश मत हो, तुम मुझसे जो भी पूछोगे मैं तुम्हें वो बता दूंगा। वैसे यहाँ पर आज से पहले जितने भी आर्क मेजर्स आए हैं वो बस इस वर्ल्ड की बिगनिंग के बारे में पूछते थे। जिमी कहता है क्या तुम्हारे पास इतनी नॉलेज है कि तुम मेरे सवालों को जवाब दे पाओ? गार्फ कहता है ऑब्वियसली मैं दे सकता हूँ क्योंकि मैं ओमनिशिएंट हूँ। तो चलो वर्ल्ड की बिगनिंग से स्टार्ट करते हैं और अब तुम जो भी देखोगे वो मेरी मेमोरी का पार्ट होगा। गारो अपनी कहानी दिखाने लगता है। जिमी सोच रहा होता है मैंने सोचा था ये मुझे वर्ल्ड की बिगिनिंग दिखाएगा, लेकिन ये तो ये दिखा रहा है कि इस करंट सिविलाइजेशन का जन्म कैसे हुआ। गार बताता है ये वो डोमेन है जिसमें मैं राज किया करता था। मेरे स्किन का कलर अलग है, इसीलिए शुरुआत में मुझे उनके भरोसे जीतने में मुश्किल हुई, लेकिन ये इतना भी मुश्किल नहीं था क्योंकि तब इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मैं ही अकेला था जो कि मैजिक को जानता था। इसी वजह से देखते देखते मेरे बहुत सारे फॉलोअर्स बन गए और इंसान मुझे गॉड मान के मेरी पूजा करने लगे। देखते ही देखते एक विलेज से किंगडम बन गया और फिर किंगडम से एम्पायर। मेरा राज कई हजारों सालों तक चला, लेकिन मेरी एज बाकी लोगों के तरीके बढ़ती नहीं है। तो मैंने कंस्पिरेसी से बचने के लिए कई सारे पप्पेट एम्पायर्स बनाए और पर्दे के पीछे से हजारों सालों तक उनके ऊपर राज करता रहा। एक टाइम ऐसा आ गया था कि जब मुझे लगने लगा था कि मेरा राज जिंदगी भर तक चलेगा, लेकिन जो भी लास्ट सेंचुरी के एम्परर्स थे वो बहुत चोमू थे। इसी वजह से नोबल हाउसेस उनकी पावर सीज कर ली और फिर वहाँ पे एक सिविल वॉर हो गया। ऐसे ही एम्पायर कोलैप्स होने लगा और तभी 12 गॉड्स के ऑर्डर्स बने। गॉड्स के ऑर्डर लोगों को सहारा देने लगे और सिर्फ एक ही सेंचुरी में ही पूरा एक बड़ा सा एम्पायर काफी सारे कॉन्टिनेंट में डिवाइड हो गया। जिमी कहता है क्या तो तुम्हारा मतलब ये है कि 12 गॉड्स स्टार्टिंग से ही नहीं थे, वो बाद में आए थे? गार कहता है हाँ, वैसे ये मानना मुश्किल होगा कि 12 गॉड्स दुनिया की स्टार्टिंग से हैं, लेकिन वो कहीं से अचानक से आ गए और उनके अपोस्टल मेरी जान के पीछे पड़ गए। उनसे बचते बचते मैंने कई सारे क्रिएचर्स का रूप लिया, लेकिन वो हर बार मुझे किसी न किसी तरीके से पकड़ लेते हैं। फिर मैंने थक हार के एक ट्रिक लगाई और एक क्राउन के शेप में बदल गया और फिर मैं तब से उसी में ही छुपा रहा। यही है इस दुनिया की हिस्ट्री। जिमी सोच रहा होता है क्या ये क्राउन में बदल गया, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। वो कहता है अच्छा फिर ये क्राउन सेल्डम के फर्स्ट किंग के हाथ में लग गया है ना? वो कहता है हाँ, वो भी एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल मेज था, लेकिन वो फिर भी सब कुछ नहीं देख पाया क्योंकि उसका रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम था। लेकिन उसने जो भी पार्शियल हिस्ट्री देखी वो उसके लिए बहुत ही ज्यादा शॉकिंग थी और उसके ही बाद से उसने इस क्राउन को एक नाम दिया, द क्राउन ऑफ ओमनिशियंस। और उसके बाद से मेरे पास काफी ज्यादा अच्छे खासे मेज है। वो लास्ट वाले का नाम क्या था? हाँ, जिफ्रीड।
वो भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल था, लेकिन उसका रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा कम था। जिमी सोच रहा होता मैं समझ गया, ये जो भी रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन है मैजिक पावर पे डिपेंड नहीं करता, ये कोई अलग ही चीज है। और इस बंदे की बातें वो भी बहुत ज्यादा अजीब लग रही हैं कि वो मुझसे बहुत ही ज्यादा झूठ बोल रहा है, लेकिन मुझे इतना तो पता है कि वो कोई बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन छुपा रहा है। तभी जिमी उसके मुंह पे एक बहुत ही जोर का सवाल मारता है, अच्छा तुम मुझे ये बताओ 12 गॉड्स ने तुम्हें तुम्हारी गद्दी से ही क्यों हटाया? अगर वो चाहते तो तुम्हारे साथ मिलकर भी तो काम कर सकते थे ना, वो उनके लिए तो ज्यादा इजी होता। वो उसके बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाता है। जिमी कहता है चलो अगर तुम्हारी मर्जी नहीं है तो मत बताओ, लेकिन मैं खुद ही इन 12 गॉड्स में से एक से किसी भी टाइम ये चीज पूछ सकता हूँ। वो अपने हाथ का निशान दिखाता है, जिसको देखकर कार बहुत ही ज्यादा चौंक जाता है। क्या तुम पेड़ों से रिलेटेड हो? जिमी कहता है वैसे मुझे उससे भी पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है तुम उस दुनिया से आए हो जो कि करंट दुनिया से पहले की है, यानी कि अभी से 10,000 साल पहले की दुनिया। तुम इंसानों से बिल्कुल डिफरेंट स्पीसीज के हो, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम्हारे जैसा कायर इस तरह के ह्यूमंस के ऊपर राज कैसे कर पाया। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे इसका भी जवाब पता है, तुम ये सब इस वजह से कर पाए क्योंकि 12 गॉड्स ने तुम्हें ये चीज करने दी। तुम उनके कठपुतली थे, उन गॉड्स ने तुम्हें ये सब पावर्स दी होंगी और उसके साथ साथ एक मिशन भी दिया होगा जो कि होगा एक न्यू सिविलाइजेशन को ढूंढने का। बट फिर तुमने कुछ टाइम बाद उनके साथ धोखाधड़ी की होगी, इसी वजह से उन लोगों ने तुम्हारी औकात तुम्हें दिखा दी। मैंने सही कहा ना? गार्व उसकी बातें सुनकर चौंक जाता है। तुम्हें कैसे पता? जिमी कहता है लेकिन अभी मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है, गॉड्स ने आखिरकार तुम जैसे चुम्मू बंदे को अपना पपेट क्यों बनाया, और आखिरकार हम दोनों के बीच में रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन इतना ज्यादा हाई क्यों है? गार्व को उसकी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डार्क मना का यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है। जिमी उसके अटैक को डॉज कर लेता है। ये पावर, मेरी पावर इसको कहाँ से मिली? लिटरली भाई इसकी तो इज्जत ही नहीं हो रही है। कोई भी अगर आता उसकी पावर का यूज करने लगता है। चलो लेकिन पता चलेगा कि उसको वो पावर मिली कहाँ से। गार्व अपने ही मुंह से अपनी हिस्ट्री बताता है, मैं वो आदमी हूँ जिसने पिछली दुनिया का अंत देखा, जब 12 गॉड्स पूरी दुनिया को रीसेट कर रहे थे। सारी छोटी बड़ी लाइफ मारी जा रही थी और मिट्टी मिलती जा रही थी, कोई भी उस हॉरिफिक ट्रेजेडी से नहीं बच पाया। जब मैंने अपनी आंखों से ये सब होते हुए देखा तो मेरी फट के हाथ में आ गई, डर मेरे अंदर तक घुस गया था। मुझे उस टाइम ऐसा लग रहा था कि वो गॉड शिकारी हैं और मैं उनका शिकार। और जब पूरी दुनिया खत्म हो रही थी तब मुझे दुनिया के सबसे गहरे पार्ट में एक गुफा दिखी और मुझे वहाँ पे एक जेम मिला जिसके अंदर भरपूर पावर थी, ऐसी पावर जिसको मैंने पहले कभी नहीं देखा। और फिर वो पूरी पावर मेरी बॉडी में चली गई और उस दिन के बाद से मैंने इस पावर को ट्रेन करना स्टार्ट कर दिया। फिर चाहे दिन हो या रात मैं इसको यूज करने के बारे में सीखता रहा। और फिर एक टाइम वो आया जब गॉड्स ने मुझे ढूंढ लिया और फिर मैं मरने ही वाला था। तभी मेरी बॉडी को डार्क एनर्जी ने ओवरटेक कर लिया। वो गॉड्स मेरी पावर को देखकर चौंक गए और फिर एक गॉड ने मेरे सर के ऊपर अपना हाथ रखा और मुझे इस नई दुनिया के ऊपर राज करने का मौका दिया, वो भी सिर्फ और सिर्फ मेरी नई पावर्स की वजह से। और तभी मेरा नया नाम पड़ा, गार्व इलिटियन। लेकिन फिर मुझे छोड़ दिया गया। अचानक से गॉड के अपोस्टल आए और सबके सब मेरी जान के दुश्मन बन गए। मेरे अंदर इतनी पावर नहीं थी कि मैं उनसे फाइट बैक कर सकूं, इसी वजह से मैं वहां से भाग गया। और फिर तब मैं उससे मिला, किंगडम ऑफ सेल्डम के फर्स्ट किंग से। तभी वो अपने हाथों को चेंज कर लेता है और टेंटिकल बना के जिमी के ऊपर अटैक कर देता है। तभी जिमी अपनी पावर का यूज करता है, डोमेन ऑफ डार्कनेस, और उसके अटैक को निगलेक्ट कर देता है। साथ ही साथ उसका एक हाथ भी काट देता है। बट तभी गार भी उसके ऊपर एक स्पेल को कास्ट कर देता है, इरोसिव वेबिस। जिमी कहता है अरे ये तो बच्चों का खेल है। तभी वो 1000 सीज का यूज करता है और उसमें आफ्टर मैथ भी मिक्स कर देता है और पलक झपकते उसके पास पहुंचकर उसके मुंह पे शॉट मार देता है। बट गार पाता है कि उसके मुंह पे कुछ भी नहीं हुआ है। तुम मुझे ही हरा सकते हैं, तुम्हारा अटैक तो कितने कमजोर है। बट तभी उसका मुंह 2 हिस्से में कट जाता है। जिमी कहता है ये तो बस शुरुआत है, चेन स्पेल, इन्फिनिटी ब्लेड। तभी वहाँ पे चारों तरफ सैकड़ों स्लैशेस होने लगते हैं। गार्व अपनी बॉडी को बार बार रीजनरेट कर रहा होता है और वो उसकी बॉडी को बार बार काटता जा रहा होता है। गार्व कहता है कोशिश करना बंद कर दो, तुम्हारी बॉडी अब मेरी होगी। पावर ऑफ डार्कनेस, मिस्ट एक्सप्लोजन। बट जिमी ब्लेड ऑफ कन्वर्जेंस का यूज करता है और गार्व के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है। गार्व कहता है तुम्हें भी पता है मेरी बॉडी बार बार रीजनरेट कर जाएगी, तो तुम मुझे नहीं मार सकते, अपने फेथ को एक्सेप्ट कर लो। जिमी कहता है मुझे भी पता है तुम्हारी बॉडी ऐसी है जिसमें डैमेज का असर नहीं होता, लेकिन इसी वजह से तो मुझे और भी मजा आ रहा है। देखो मैं एक बार एक डीमन वर्शिपर से भी मिला था और जब मैंने उसे फाइट की तो मुझे समझ में आ गया कि उसकी बॉडी भी तुम्हारी तरह है जिसको डैमेज नहीं पहुंचाया जा सकता, लेकिन उसके
लड़ाई के बीच मुझे एक आइडिया आया और मैंने उसको जैसे मारा मैं वो तुम्हारे ऊपर यूज करने वाला हूँ। तो अगर तुम इससे बच सकते हो तो बच लेना। और अब गार्ड भी जिमी से डरने लगता है। उसको समझ में आ जाता है कि अब कुछ बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाला है। वो पसीने से लथपथ हो जाता है। तभी जिमी एक स्पेल कास्ट करता है, इम्प्रिजनमेंट स्पेल, रेल्म ऑफ डेप्रिवेशन। इस स्पेल की वजह से उसके हाथों से बहुत ही सारी चेन्स निकलती हैं जो कि जाकर गार्ड को जकड़ लेती हैं। जिमी कहता है, अबे यार तुम अपने आप को फर्स्ट रूलर कहते हो है ना, और तो मेरे इस अटैक से भी नहीं बच पाए। अब मुझे बताओ तुमने सेल्डम के फर्स्ट किंग के साथ कौन से एग्रीमेंट की थी। गार्व कहता है, तुम्हें पता भी नहीं है कि अपनी आंखों से अपनी दुनिया का अंत देखना कैसा होता है, वो वक्त कैसा होता है जब तुम्हें पता हो कि इस पूरी दुनिया में तुम्हारे अलावा कोई भी नहीं बचा है। मैं भी बहुत ही ज्यादा डरा हुआ था और उसी के चलते मैं छछूंतर की जगह एक जगह जाकर छुप गया, सिर्फ तब तक जब तक मैं किंगडम ऑफ सेल्डम के किंग से नहीं मिला। ये बात है अभी से 500 साल पहले की और उसे कुछ ऐसा पता था जिसके बारे में मुझे भी बिल्कुल अंदाजा नहीं था। उसने मुझे कुछ ऐसा बताया कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया कि अभी से हजारों सालों पहले एक ऐसा मेज हुआ करता था जो कि इतना ज्यादा ग्रेट और पावरफुल था कि वो अकेले दम पर ही सारे गॉड्स के सामने खड़े होने की ताकत रखता था। लो ये तो डियाब्लो को उसी की कहानी बताने लगा। वो बताता है क्योंकि इनको भी ज्यादा चीजों के बारे में नहीं पता था तो उसने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया। जिमी कहता है और एग्रीमेंट ये था कि तुम उस राजा की उसके किंगडम को चलाने में मदद करोगे, सिर्फ और सिर्फ तब तक जब तक तुम ऐसे इमेज को नहीं ढूंढ लेते जिसका सिंक्रोनाइजेशन रेट तुम्हारे जितना हो। गार्व कहता है, अरे वाह तुम तो बातें पकड़ने बहुत ही ज्यादा माहिर हो। वो बहुत ही ज्यादा बेवकूफ था। उसे ऐसा लगता था कि अगर वो एक बार इनहेरिटेंट टूथ के ऊपर से पर्दा उठा लेता है तो वो ह्यूमन रेस को वापस लिबरेट कराने में सक्सेसफुल हो जाएगा। लेकिन मेरा मोटिव ये था कि मैं गॉड्स की दोबारा सेवा कर पाऊँ। ये दुनिया हर 10,000 साल में रीसेट होगी और इस दुनिया का टाइम भी करीब आ रहा है। वो कोई स्पेल का यूज करके बहुत ही ज्यादा जायंट हो जाता है और अपने हाथों में डार्क माना की एक एनर्जी बॉल बना लेता है। अब मैं तुम्हारी बॉडी को भी कंज्यूम कर लूंगा और अगली आने वाली दुनिया पे राज करूंगा। वो डियाब्लो के ऊपर बहुत ही बड़ा सा अटैक मार देता है बट तभी एक आवाज आती है। क्या बस इतना ही? ये आवाज होती है डियाब्लो की। हम लोग देखते हैं वो अटैक गायब हो चुका होता है। गार्व कहता है, मेरी पावर, आखिरकार तुम मेरी पावर को कंट्रोल कैसे कर पा रहे हो? डियाब्लो कहता है, क्योंकि ये तुम्हारी पावर नहीं है, ये पावर पूरी तरीके से मेरी है और मैं ही हूँ इस दुनिया का ग्रेटेस्ट डार्क मेज। हम लोग देखते हैं वहाँ चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कार ही खड़ा होता है। वो बस यही चिल्ला रहा होता है, आखिर ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारे ऐसा बच्चा मेरी पावर पे कमांड कैसे कर पा रहा है? तभी वहाँ पे एक आवाज आती है, बेवकूफ तुम अभी भी नहीं समझे, ये पावर तुम्हारी नहीं है, इस पावर को मैंने बनाया है। तुम कुछ नहीं हो, तुम सिर्फ और सिर्फ फेक हो। 12 गॉड्स ने तुम्हारी जान को इस वजह से बख्शा क्योंकि किसी वजह से तुमने गलती से मेरी पावर पे कमांड हासिल कर लिया था। गार्ड बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो अपने घुटनों पे गिरकर बहुत ही ज्यादा कांप रहा होता है। हम लोग देखते हैं मैच का सोसाइटी का सीन जहाँ पर गेट के बाहर सारे एल्डर्स खड़े होते हैं और वो बस यही बातें कर रहे होते हैं। जिमी के अंदर गया वो बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है और वो अभी तक बाहर क्यों नहीं आया। जिफ्रेड गेट खोलकर अंदर जाने लगता है तभी फिफ्थ एल्डर उसको रोकने लगता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ है। बट मार्कस भी अंदर जाने लगता है और सब लोग उसके पीछे पीछे आने लगते हैं। वो लोग जब अंदर जाते हैं उनको देखता है कि पता नहीं कहीं से वहाँ पे एक मैजिक बैरियर लग चुका है। तभी देखते देखते उस पूरी जगह में एक रिफ्ट बनने लगती है जिसकी वजह से तीनों एल्डर चौकन्ना हो जाते हैं। एंड हम लोग देखते हैं वहाँ पे जिमी आ जाता है। जिमी पूछता है, आखिर तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो? मार्कस कहता है, ये तो मेरी लाइन है और मुझे क्राउन क्यों नहीं दिख रहा है? जिमी कहता है, अफसोस क्राउन ऑफ ओमनिशियंस बच नहीं सका। ये सुनते ही जिफ्रेड उसके ऊपर चढ़ जाता है। क्यों, क्या हुआ? मुझे पूरा एक्सप्लेनेशन चाहिए। मार्कर जिफ्रेड को अपने साथ ले जाने लगता है। पहले ऊपर तो चलो, उसके बाद में जिमी सब कुछ एक्सप्लेन कर देगा। बट जिमी अपनी सोच में लगा होता है क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा होता कि वो इन सब चीजों को उन लोगों को कैसे एक्सप्लेन करेगा। तभी जिमी अपने पास से वो माना क्रिस्टल निकालता है जिसमें कि उसके पिछले जन्म का माना है। एंड हम लोगों को दिखाया जाता है कि एक्चुअली वहाँ पे थोड़ी देर पहले क्या हुआ था जहाँ पे गर्व बहुत ज्यादा रो रहा होता है और डर के मारे कांप रहा होता है। वो कहता है, आखिर तुम उस रेल्म से कैसे बाहर निकल पाए? इटर्नल वॉइड एक ऐसा डार्कनेस का रेल्म है जिसमें चारों तरफ कुछ भी नहीं है। आखिर तुम पागल कैसे नहीं हुए? डियाब्लो, मेरा आंसर दो। तभी डियाब्लो उसका मुंह पकड़ के बंद कर देता है और कहता है, मुझे तो हंसी आ रही है। तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ मेरी मेमोरी का एक फ्रैगमेंट ही है और उससे तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि मैं उस रेल के अंदर कैसा महसूस कर रहा था? देखो, अगर मैं सच बोलूं तो मैं उस रेल में पूरी तरीके से पागल हो गया था। बस मैंने एक ही चीज सीखी कि पागलपन को कंट्रोल में लेकर उसको अपना हथियार कैसे बनाए। गार्व उससे अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। डियाब्लो कहता है, मैं बस और बस वही वापस ले रहा हूँ जो कि असलियत में मेरा है। देन वो उसको मार के उसके अंदर से फ्रैगमेंट निकाल लेता है। हालांकि उसने फ्रैगमेंट को ले तो लिया है
लेकिन उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि वो उसका करे क्या, क्योंकि अभी उसके पास इनफ डार्क माना है। तभी वहाँ पे ब्लैक आ जाता है और जिमी के पास से फ्रैगमेंट को छीन लेता है। जिमी सोच रहा होता है ये पहली बात नहीं है जब ब्लैक मेरी बात नहीं मान रहा। हालांकि ब्लैक एक ऐसा बीस्ट है जो कि स्पेल कास्टिंग में मेरी मदद करता है, लेकिन उसकी भी माना अब्सॉर्ब करने की एक लिमिट है और ये उसके लिए बहुत ही ज्यादा डेंजरस हो सकता है। ब्लैक उस माना को एब्सॉर्ब करने लगता है, जिमी उसको रोकने लगता है, बट तभी वहाँ पे जोरदार रोशनी होती है एंड हम लोग देखते हैं ब्लैक की अपीयरेंस पूरी तरीके से चेंज हो जाती है। ब्लैक व्हाइट हो जाता है। जिमी ये सब देखकर चौंक जाता है। क्या एक्सट्रीम डार्कनेस से लाइट का जन्म हुआ? ये तो इम्पॉसिबल है। जो भी हो, लेकिन मेरे पास सिर्फ और सिर्फ यही एक मौका है। वो अपने हाथ में डार्क ऑरा घेर लेता है और उस लाइट के सोर्स की तरफ चला जाता है। देन वो उस पावर को सीज करने लगता है, बट वो पावर बहुत ही ज्यादा होती है जिसकी वजह से जिमी के माना कोर्स तबाह होने लगते हैं और उसके बॉडी पार्ट से खून निकलने लगता है। तभी वो ब्लैक को अपने आप को सपोर्ट करने को कहता है और ब्लैक वैसा ही करता है। वो सोच रहा होता है मुझे नहीं पता कि ये डिवाइन पावर मेरे डार्क मैजिक इतने ज्यादा क्लोज कैसे है और ये मेरे डार्क माना के एक्सट्रैक्शन से कैसे बनी, लेकिन मुझे इस चीज से फर्क भी नहीं पड़ता। मैं इससे एक और ब्रेक थ्रू करूंगा। अब मेरी एनर्जी का पार्ट बन जाओ। हम लोग देखते हैं सारे एल्डर्स टॉप फ्लोर पे होते हैं और उनको वहाँ पे भूकंप जैसा कुछ महसूस होता है। वो लोग पाते हैं कि पूरी मैजिकल सोसाइटी ही कांप रही है। वो लोग बहुत ही ज्यादा हड़बड़ा जाते हैं और वो प्लान्स बनाने लगते हैं कि इस भूकंप को कैसे हैंडल किया जाए। तभी वहाँ पर जिमी आता है जो कि कहता है इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। और जैसे जिफ्रेड जिमी की ओर देखता है उसको जिमी के अंदर से दिखती है डियाब्लो वॉलपेपर की झलक। वो कहता है क्या ये सच में आप है लॉर्ड जिमी? वैसे आपके साथ हुआ क्या है? आप इतने अलग क्यों दिख रहे हैं? आपके बालों का कलर बदल चुका है, साथ ही साथ आपकी हाइट भी बढ़ गई है। अचानक से ये सब कुछ क्या ही हो गया? जिमी कहता है मेरे बालों की चिंता मत करो, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाएंगे। देन तभी सीन शिफ्ट होता है किंग पे, जिसको क्राउन ऑफ ओमनिसियस के गायब होने की बात पता चल चुकी होती है। वो अपने एंसेस्टर की फोटो के सामने खड़ा होकर कह रहा होता है क्राउन गायब हो गया, तो इसका मतलब ये है ये ऐसा इंसान आखिरकार आ ही गया जिसने की ट्रुथ को अनकवर कर दिया है। तभी वो अपने हाथों में एक बुक को उठा लेता है जो कि सेल्डम के फर्स्ट किंग ने लिखी थी। उस बुक का नाम होता है रिकॉर्ड्स ऑफ अकाउंट्स विद द डीमन। उसमें लिखा होता है मैं कई कॉन्टिनेंट्स में घूमता रहा और मैंने कई सीक्रेट डिस्कवर किए और उन सीक्रेट्स में से कुछ ऐसे सीक्रेट्स थे जो कि इस दुनिया की नींव तक हिला सकते थे। मैं स्टार्टिंग में तो हिडन तुद को लेकर बहुत ही ज्यादा इम्पेशेंट था, लेकिन धीरे धीरे करके मुझे एक बहुत ही भयंकर डर ने घेर लिया। मैंने अपने फॉलोअर्स बनाना स्टार्ट कर दिया और फिर ऐसे ही मुझ तक एक क्रिएचर पहुंचा। उसी बंदे की मिस्टीरियस एबिलिटीज की वजह से मेरा इन्फ्लुएंस दिन में दिन बढ़ता गया। मैंने ऐसे नेशंस को हराया जो कि अराजकता से भरे हुए थे और उन्हें को ही मिलाकर मैंने फाउंड किया किंगडम ऑफ सेल्डम का। हालांकि मैं इतना बड़ा राजा जरूर था, लेकिन मैं हमेशा से हिडन तुद को सामने बहुत ही ज्यादा कमजोर महसूस करता था। और वो वही वक्त था जब उस डीमन ने मेरे साथ एक डील किया कि वो मेरे क्राउन के अंदर रहेगा तब तक के लिए, जब तक उसके पास कोई ऐसा इंसान नहीं आ जाता जिसका रेट ऑफ सिंक्रोनाइजेशन बहुत ही ज्यादा हाई ना हो, और सिर्फ वही वो इंसान होगा जो कि इस वर्ल्ड की डार्कनेस से पर्दा उठाएगा। हालांकि मुझे ये पता था कि वो एक बहुत ही ज्यादा चालाक डीमन है जिसके मंसूबे बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा कोई भी चॉइस नहीं थी, क्योंकि मुझे पता था कि वो कौन से तरीके की पावर पजेस करता है। और इसीलिए मैंने ये बुक बनाई ताकि मैं अपने डिसेंडेंट को बता सकूं कि जो भी वो बंदा आएगा जिसका हाई सिंक्रोनाइजेशन रेट होगा उसके ऊपर भरोसा करो और उसको किसी भी तरीके से प्रोटेक्ट करो। उस डीमन की पावर का सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स है जो कि है एक डार्क फ्रैगमेंट, और जो भी ये हाई सिंक्रोनाइजेशन रेट वाला बंदा होगा वो इतना स्ट्रॉन्ग होगा कि वो कम से कम इस डीमन की पावर्स को रेजिस्ट कर सके। वही वो इंसान होगा जो कि इस दुनिया को तबाही से बचाएगा। देन तभी सीन चेंज होता है कॉन्फ्रेंस हॉल में, जहाँ पर जिमी सारे एल्डर्स को सारी स्टोरी पता चुका होता है कि इस दूसरे रैल में क्या हुआ था और क्राउन ऑफ ओमनिसियस कैसे गायब हुआ। जिफ्रेड उसके बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा शॉक होता है। सभी लोगों के लिए भरोसा करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है कि उस क्राउन के अंदर इस दुनिया का फर्स्ट लीडर गार्व इलिडन था। मार्कस कहता है जो भी हो, लेकिन जिमी ने उसको मारकर हम लोगों पे एक और आसान कर दिया। जिमी कहता है वो तो मैंने बस इस वजह से किया क्योंकि उसने पहले मेरे ऊपर अटैक किया था। मार्कस उसे पूछते हैं अच्छा तो ये बताओ अब तुम क्या करने वाले हो? जिमी बताता है कि वो अब ट्रेनिंग करेगा। मार्कस पूछता है ओह तो तुम आइसोलेट हो जाओगे? जिमी कहता है नहीं वैसा नहीं, लेकिन फिर भी मुझे ट्रेनिंग के लिए एक अच्छा खासा एनवायरनमेंट चाहिए ताकि मैं अपने ऊपर कंसंट्रेट कर पाऊं। और फिर उसके बाद 5 साल मैं 5 साल में रैंक 9 का मेस बन जाऊंगा। देन लोग देखते हैं पीरो के ग्रैंड टेम्पल का सीन, जहाँ पर रिकी बैठा होता है। तभी उसके पास लार्स आता है और वो रिकी से बात करने लगता है। रिकी कहता है आप तो मुझसे सिर्फ और सिर्फ तभी मिलने आते हैं जब कोई काम होता है, तो बताइए आप इस बार यहाँ पे क्यों आए? क्या आपके पास जिमी के बारे में कोई न्यूज है? लार्स कहता है बिल्कुल, मुझे ये सुनने को मिला है कि जिमी किंगडम ऑफ सेल्डम का ऑफिशियल मास्टर बन चुका है। इसका मतलब ये है कि हम लोगों को भी और ज्यादा पावरफुल होना होगा। ये बात सुनते ही रिकी चौंक जाता है और कहता है ये लड़का जब भी मुझे लगता है कि मैं उसके जितना पावरफुल हो ही जाऊंगा,
तब वो मुझसे काफी दूर निकल जाता है, वो भी बहुत तेजी के साथ। लार्स, आपने सही कहा, हम लोगों को भी और ज्यादा पावरफुल होना होगा। मैं इतना ज्यादा पावरफुल बनूंगा कि मैं आगे आने वाली बैटल्स में उसके साथ कदम से कदम मिलाकर लड़ पाऊं। और ये सब कहने के साथ ही रिकी पावर अप भी करता है, जिसको देखकर लार्स हैरान हो जाता है, क्योंकि रिकी ने भी बहुत ही ज्यादा प्रोग्रेस कर ली है। देन रिकी वहाँ से निकल जाता है। लार्स सोच रहा होता है, एक तरफ तो मैं जिम्मी के लिए बहुत ही ज्यादा खुश हूँ और दूसरी तरफ मुझे उसकी बहुत ही ज्यादा चिंता भी होती है, क्योंकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ बच्चा ही है। वो जो ईस्टर्न कॉन्टिनेंट्स हैं वो ऑर्डर ऑफ फेथ इन जेनिथ को सपोर्ट करते हैं, और वही लोग एक प्रोपेगेंडा भी फैला रहे हैं कि कैप्टन की ट्रेजेडी के पीछे असलियत में किंगडम ऑफ सेल्डम है। इसका मतलब ये है कि कभी भी ईस्टर्न और नॉर्थर्न कॉन्टिनेंट के बीच में जंग छिड़ सकती है, वो भी किसी भी वक्त। हे गॉडेस पीरो, इन दोनों बच्चों की रक्षा करना। हम लोगों को दिखाया जाता है बेमौत के आजाद होने के 1 महीने बाद का सीन। हम लोग देखते हैं बेना ग्रेटर रिजर्ट फॉरेस्ट आ चुकी होती है, यानी कि उसके घर। वो कहती है, फाइनली तो हम लोग आ ही गए। मैं तो बहुत ही ज्यादा नर्वस हूँ, बट क्या तुम श्योर हो कि हम लोगों को ऐसे इस फॉरेस्ट के अंदर जाना चाहिए? क्योंकि मैंने सुना है ये फॉरेस्ट बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। बारा कहती है, ये नए लोगों के लिए डेंजरस है, ना कि हम लोगों के लिए। हम लोग तो इसी फॉरेस्ट में ही रहते हैं। देन वो बेना का हाथ लेती है और उसमें विंड स्पेल लगा देती है और उसका हाथ पकड़ के हवा में उड़ जाती है, और देखते ही देखते वो लोग फॉरेस्ट के बीचों बीच आ चुके होते हैं। ये बेना का फर्स्ट एक्सपीरियंस था, इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। तभी बेमौत को एक मॉन्स्टर प्लांट दिखता है और वो उसको खाने लगता है। ब्रा पूछती है, आखिर तुम चबा क्या रहे हो? वो कहता है, हाँ, ये तो मुझे यहीं पे ही मिला था, तुम्हें थोड़ा चाहिए क्या? बेना कहती है, उस पे ज्यादा ध्यान मत दो, वो ऐसे बेवकूफी भरी हरकतें करता रहता है। देन वो एक गुफा के बाहर आ जाती है एंड कहती है, अब यहाँ से आगे तुम्हें अकेले ही जाना होगा, क्योंकि मैं कोई वल्कायरी नहीं हूँ, इसी वजह से मैं तुम्हारे साथ में नहीं आ सकती। हालांकि बेना घबरा रही होती है, लेकिन उसके बावजूद वो अंदर चली जाती है। एंड वो जैसे ही केव के अंदर जाती है, उसके हेयर्स की चोटी खुल जाती है और वो पिंक से रेडिश होकर ग्लो करने लगते हैं। एंड वो गुफा की दूसरी तरफ आ जाती है। तभी वहाँ पे किसी की आवाज आती है, वो सच में वापस आ गई, राजकुमारी वापस आ गई है। बेना को अपने सामने एक ट्री दिखता है जो कि उसको बहुत ही ज्यादा जाना पहचाना लग रहा होता है। तभी उस ट्री के पास से उसकी मॉम निकलती है, यानी कि वल्गारी क्वीन। बेना जैसे अपनी मॉम को देखती है, उसको अपनी बचपन की यादें याद आ जाती हैं। उसको ये समझ में नहीं आ रहा होता कि अभी तक उसको ये सब चीजें याद क्यों नहीं थी, और वो रोते रोते अपनी मॉम के गले मिल जाती है। उसकी मॉम उसे पूछती है, तुम्हें पता भी है मैं तुम्हें कितने टाइम से ढूंढ रही हूँ, अब मुझे बताओ तुम्हारे साथ हुआ क्या था, और तो अपना घर छोड़ के क्यों चली गई? अब बेना को हर चीज अच्छे से याद आ जाती है कि तब क्या हुआ था। वो बचपन में अपनी मदर को इम्प्रेस करना चाहती थी, इसी वजह से वो अपने आप से ही उड़ने की प्रैक्टिस कर रही थी, वो भी बिना किसी बड़े के गाइडेंस के बिना। और वो इसी के चलते एक पहाड़ की चोटी से गिर जाती है, और वहीं पर ही उसको कैब ने देख लिया था और वो जान गया कि बेना वल्गारी थी। इसी वजह से वो बेना को अपने साथ ले गया, और वो गैप की बात अपनी मॉम को नहीं बताती। देन वो अपनी मॉम को अपने फ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाती है। ब्रा भी अपना इंट्रोडक्शन देती है कि वो सेपिट फॉरेस्ट में रहती है। बेना की मॉम कहती है, अच्छा सेपिट फॉरेस्ट, तो फिर तो तुम पक्का मिजोरन की बच्ची होगी। तुमने मेरी बेटी को मुझसे मिलाकर बहुत ही अच्छा काम किया है, और मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। देन मैंने उसको बेहमोत से मिलाती है। बेहमोत कहता है, हाँ मेरा नाम है बेहमोत, और वैसे अगर मैं सच बोलूं तो तुम बिल्कुल नेटिस के तरीके लगती हो। बेना की मॉम नेटिस का नाम सुनकर बिल्कुल ही चौंक जाती है। वो कहती है, नेटिस? आखिरकार तुम्हें फाउंडिंग वल्गारी क्वीन का नाम कैसे पता है? तुम हो कौन? बेमोद कहता है, वैसे मैं नेटिस की इतना ज्यादा क्लोज नहीं था कि मैं तुम्हें कुछ और भी बता पाऊं, लेकिन मैं अपने मास्टर के बिहाफ पे तुमसे एक चीज बोल सकता हूँ कि वो वक्त बहुत ही जल्दी आने वाला है कि जब तुम लोगों को अपने हथियार दोबारा से उठाने होंगे और तुम्हें अपना रास्ता खुद चुनना होगा। तुम चाहो तो जंग में नेटिस की तरह बहादुरी से लड़ सकती हो, और या तो कायरो की तरह इस जंगल में छुप सकती हो। डिसीजन अब तुम्हारा है। वल्गारी क्वीन पूरी तरीके से सोच में पड़ जाती है। तभी बेमोद बेना से कहता है, बेना तुम अच्छे से रहना और अपनी ट्रेनिंग में बहुत ही ज्यादा ध्यान देना। तुम एक बहुत ही नेक मकसद से पैदा हुई हो, जो कि है वक्त आने में मास्टर को प्रोटेक्ट करना। अच्छा तो अब मुझे चलना चाहिए। देन वो वहाँ से भागने लगता है। ब्रा भी सबसे टाटा बाय बाय करके उसके पीछे भागने लगती है। बेना दोनों को रोकती है। ब्रा, बेहमोद एक सेकंड रुको तो। बेहमोद कहता है, अगर हम लोगों की किस्मत चाहेगी तो हम लोग दोबारा मिलेंगे। बेना काफी ज्यादा दुखी हो जाती है क्योंकि वो लोग इतनी जल्दी यहाँ से चले जा रहे हैं, बट उसकी मॉम उसको समझाती है कि तुम लोग दोबारा मिलोगे, तो रोने धोने वाली बात नहीं है। तभी जेना जोर से चिल्लाती है, मैं मन लगा कर ट्रेनिंग करूंगी और बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग बनूंगी, मैं तुम लोगों से ये वादा करती हूँ। ब्रा बेमोद से कह रही होती है, तुम वहाँ से भाग गए, इसी वजह से मुझे भी तुम्हारे पीछे आना पड़ा, लेकिन तुमने ऐसा किया क्यों? क्योंकि तुम लोग तो काफी अच्छे दोस्त बन गए थे। बेमोद कहता है, ऐसी बात नहीं है,
हैं कि हम लोग दोबारा नहीं मिलेंगे। वैसे भी जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनका कभी न कभी अंत हो ही जाता है। नथिंग इज फॉर एवर। देन जिमी कोऑर्डिनेशन सेरेमनी से 2 साल बीत जाते हैं एंड हम लोगों को दिखाया जाता है फिनिक्स एकेडमी की इंटरमीडिएट लेवल की क्लास, जहाँ पे एन बैठी होती है। हाँ, इसका मतलब ये है कि वो इंटरमीडिएट लेवल पे आ चुकी है। तभी वहाँ पे लेनिन की एंट्री होती है, जो कि बहुत ही ज्यादा लंबा हो चुका होता है और सभी लोग उसको देखकर हैरान होते हैं कि वो इतनी जल्दी इतना लंबा कैसे हो गया। एना भी उसके पास पहुंच जाती है और वो चौंक जाती है। आखिर तुम रातों रात इतने लंबे कैसे हो गए? तुम्हारे साथ हुआ क्या है? लेनिन कहता है तो बताओ अब तुम्हें क्या लगता है, मैं कूल हूं ना। हम लोगों को दिखाया जाता है 1 डे पहले का सीन, जहाँ पे लेनिन जिमी के बारे में चिल्ला रहा होता है। मास्टर जिमी बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन है, वो तो हम लोगों को टाइम ही नहीं देते। अगर ऐसा ही चलता रहेगा तो मैं नींद की कमी के कारण ग्रो करना ही ना बंद कर दूं। एना कहती है मैं तो अभी भी उनसे खुश हूँ, क्योंकि वो इतने बिजी होने के बावजूद हम लोगों को इतनी ज्यादा चिंता करते हैं और ट्रेनिंग वगैरह का इतना ध्यान रखते हैं। और तो और वो इतने ज्यादा लंबे हो गए हैं, इसी वजह से वो और ज्यादा कूल हैं। और यही बात लेनिन की चुप जाती है। बर्टन समझ जाती है कि उसने ऐसा बोलकर एक गलती कर दिया, इसी वजह से वो उसको मनाने भी लगती है। लेकिन अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी है। अब लेनिन की ईगो पे बात आ गई है। वो सोच रहा होता है मैं कसम खाता हूँ कि मैं फिजिकली सब लोगों को ओवरथ्रो कर दूंगा। देन वो अपने रूम में जाके बहुत ही सारे एक्सपेरिमेंट्स करने लगता है, लेकिन उसके सारे एक्सपेरिमेंट्स फेल हो जाते हैं। इसी वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगता है एंड वैसे निराश होकर सो जाता है। तभी हम लोग देखते हैं उसके रूम में कोई आता है। फिर थोड़ा टाइम बीत जाता है और जैसे ही लेनिन नींद से उठता है उसको दिखता है जिमी का एक मैसेज, जिसमें कि लिखा होता है अपनी एनर्जी को फालतू चीजों में मत लगाओ और हाँ जाकर शीशे में देखो। और वो जैसे ही शीशे में देखता है वो देख के चौंक जाता है, क्योंकि रातों रात उसकी हाइट पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। हम लोग देखते हैं प्रेजेंट टाइम मैन को, जो कि अभी भी सदमे से बाहर नहीं आई होती। उसके साथ जो भी कुछ हुआ था उसको अभी भी उस चीज का ट्रॉमा होता है कि इस बार लेनिन ने भी अपोफिस जैसे कोई चीज पी है और उसी वजह से उसकी हाइट बढ़ी है। इसीलिए एन को उसकी चिंता होने लगती है और वो लेनिन का पीछा करती है। तभी लेनिन एक रूम के अंदर चला जाता है और उसके अंदर जिमी भी होता है। जिमी लेनिन को अगले लेक्चर के लिए सामान लाने को कहता है, बट तभी वहाँ पे कुछ होता है और एक रोशनी चमकती है। इसके साथ ही साथ अंदर से लेनिन की चिल्लाने की आवाज आती है एंड उसकी आवाज सुनकर चौंक जाती है और भागते हुए गेट खोलने की कोशिश करती है। बट लेनिन ने अंदर से गेट को बंद कर रखा है और वो गेट नहीं खोलता। एंड पूछती है आखिर अंदर चल क्या रहा है? लेनिन कहता है कुछ भी नहीं और वो उसको यहाँ से भागने को कहता है। बट तभी क्लास की रिंग बजती है, जिसकी वजह से लेनिन को बाहर आना पड़ता है और वो काफी रोते हुए कहता है मेरी हाइट वापस से पहले जैसी हो गई। एन कहती है क्या? तो मैं फालतू में तुम्हारी इतनी चिंता कर रही थी। देन वो एन को सारी बातें बताता है कि ये सब काम जिमी का था। एन कहती है तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी लड़के 20 साल तक बढ़ते रहते हैं और हो सकता है कि तुम 3 साल के अंदर अंदर लॉर्ड जिमी के बराबर हो जाओ। और वैसे भी चाहे तुम जैसे हो तुम मेरे लिए कूल ही हो। देन 5 साल का टाइम बीत जाता है, जहाँ पर जिमी तैयार हो रहा होता है एंड वो कहता है मेरी बॉडी परफेक्ट हो गई है और उसमें सबसे बड़ा हाथ है वो मिस्टिक लाइट का, जो कि मेरी बॉडी में गई थी। और वेल्टन हाउस होल्ड की चीज भी काफी ज्यादा अच्छे हैं। हम लोग देखते हैं जिमी 15 साल का हो चुका होता है। वो कहता है चाहे जो भी हुआ हो मुझे ब्लैक की काफी याद आती है, क्योंकि जब वो मिस्टिक लाइट के कांटेक्ट में आया था तब से वो एक गहरी नींद में सो रहा है। देन वो वहां से बाहर चला जाता है और वो कहीं पे जा ही रहा होता है। तभी उसके पास हैमिल्टन आ जाते हैं। हाँ, वही जिसने इसको तलवारबाजी सिखाई थी। वो जिमी से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं? जिमी बताता है कि वो ट्रेनिंग करने जा रहा है, क्योंकि वो अपनी ट्रेनिंग को मिस नहीं करना चाहता। हैमिल्टन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि ये उसके लिए एक प्राउड मोमेंट है। और उसके साथ में जो बंदा खड़ा होता है वो भी जिमी की तारीफ कर रहा होता है। देन जिमी वहां से निकल जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी दौड़ रहा होता है। तभी वहां पे हल वेल्टन आ जाता है, जो कि टेलीकाइनेसिस का यूज करके एक वुडन शॉट को पकड़ लेता है और जिमी को एक प्रैक्टिस सेशन के लिए कहता है। जिमी भी एक सॉल उठाकर तैयार हो जाता है। देन वो उसके ऊपर मॉडिफाइड 1000 सीज का यूज करता है। अटैक आर्गनो की ओर बढ़ रहा होता है। आर्गनो कहता है बहुत बढ़िया, लेकिन तुम्हें और अच्छा करना होगा। और इससे पहले कि जिमी का अटैक उसके ऊपर कनेक्ट होता, वो काफी आसानी से उसके अटैक को डिफ्लेक्ट कर देता है और जिमी के ऊपर अपने शॉट से अटैक कर देता है। बट तभी जिमी पीछे हट जाता है और उसके अटैक को डॉज कर लेता है। उसको यही समझ में नहीं आ रहा होता कि आर्गनो ने उसके 1000 सीज का माना कैसे खत्म कर दिया। आर्गनो उसके ऊपर अटैक करते हुए कहता है तुम फिर से बहुत ज्यादा सोच रहे हो, और वो जिमी के ऊपर अटैक की बारिश कर देता है। जिमी उसके सारे अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन उसको ये करने में बहुत ही ज्यादा मुश्किल भी हो रही होती है। आर्गनो लगातार उसके ऊपर अटैक करता ही जा रहा होता है, जिसकी वजह से जिमी को एक भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है। इस फाइट में जैसे जिमी अपने मैजिक यूज नहीं कर रहा है, वैसे ही आर्गनो भी अपनी कम से कम स्ट्रेंथ लगा रहा है। जिमी भी समझ जाता है कि उसका फादर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। पूरे किंगडम में सिर्फ और सिर्फ उसको हराने वाला एक ही बंदा है, जो कि सर टेरिक्स है। उसके अलावा कोई भी उसके फादर का बाल तक बाका नहीं कर सकता। तभी जिमी एक हाइब्रिड टेक्निक के यूज करता है, जो कि होती है थंडरियस स्लैश, और वो पलक झपकते ही हवा में पहुंच जाता है
आर्गनो उसको देखकर कह रहा होता है, तुम मेरी आंखों से बचने के लिए सनलाइट का यूज कर रहा हो, ये तो बढ़िया आइडिया है, लेकिन तुम एक चीज भूल चुके हो, ये तुम एक स्वॉर्ड मास्टर के सामने खड़े हो। तभी आर्गनो अपनी आंखों को बंद करता है, उसकी स्वॉर्ड को तोड़ देता है। जिमी भी थोड़ा बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि उसने ये तो उम्मीद की ही थी कि वो आज कम से कम अपने फादर की एक हिट तो कनेक्ट ही कर पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाया। आर्गनो कहता है, तुम्हें अभी बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करनी होगी। अगर तुम बिल्कुल वैसी हार्ड ट्रेनिंग करते हो जैसे अभी करते हो तो तुम 5 साल में मुझे हराने लायक हो जाओगे। जिमी कहता है, वो दिन जल्दी आएगा जब मैं आपकी डिफेंस को तोड़ दूंगा। देन वो वहां से निकल जाता है। तभी आर्गनो अपनी स्वॉर्ड देखता है जो कि ऑलमोस्ट टूटी चुकी होती है। वो कहता है, वो बात अलग है कि तुमने आज भी मेरी डिफेंस को ऑलमोस्ट तोड़ ही दिया था। मुझे उसके अंदर फादर की झलक दिखती है, और अगर ऐसे ही चलता रहा तो जल्दी स्वॉर्डमैनशिप में भी सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाएगा। देन कुछ टाइम बीत जाता है। हम लोग देखते हैं जिमी के वापस मैसेज सोसाइटी में जाने का टाइम हो चुका होता है। जिमी को छोड़ने के लिए उसके फादर आए होते हैं। तभी वहाँ पे उसकी मॉम भी आ जाती है और जिमी को गले से लगा लेती है। देन उनकी फैमिली के बीच थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें होती हैं, और उसके बाद वहाँ से जिमी अलविदा कह के निकल जाता है। वो एल्टन हाउसहोल्ड के ग्राउंड में खड़ा होता है। तभी वो अपने ऊपर लॉन्ग डिस्टेंस वार्प का स्पेल मारता है, जिससे वो टेलीपोर्ट होकर सीधा सीधा मैच का सोसाइटी पहुंच जाता है। वो अपनी सीट पे बैठा ही होता है। तभी वहाँ पे कोई आता है। ये होती है जिमी के सेक्रेटरी एरा वॉलेनो। ये एक रैंक 4 की मेज है। वो जिमी को बताती है कि किंगडम ऑफ हार्मोनिया ने हमारे किंगडम से मदद मांगी है, और वो मदद ये है कि हम लोग जंग में एक मास्टर लेवल इंडिविजुअल को उनके यहाँ भेजें। जिमी सुनकर चौंक जाता है। क्या हार्मोनिया? मुझे पता है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, क्योंकि वहाँ का जो कोर्ट है वो बिल्कुल करप्ट है, और इसी वजह से पिछले 5 साल से फ्रंटियर की मदद से रेबल फोर्सेस उनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। मैं समझ गया। अभी स्वॉर्ड मास्टर भी बिजी हैं, क्योंकि वो लोग ईस्टर्न कॉन्टिनेंट में नजर रख रहे हैं, क्योंकि वहीं पे ऑर्डर ऑफ फेथ इन जेनिथ बेस्ड है, और वहाँ पे काफी ज्यादा स्वॉर्ड मास्टर डिप्लॉय किए गए हैं ताकि वो जेनिथ के ऊपर अच्छे से नजर रख पाए। और ज़िफ्रिड भी वहाँ पर गए हैं। देन वो वहाँ से उड़ जाता है और वो कॉन्फ्रेंस हॉल में चला जाता है। वहाँ पे मार्कस, रेमंड और फिफ्थ एल्डर बैठे होते हैं, और कॉन्फ्रेंस हॉल पूरी तरीके से खाली लग रहा होता है, क्योंकि ज़िफ्रिड बॉर्डर पे गया है। और वो जो 6th एल्डर है एबेल, वो सॉलिटरी ट्रेनिंग में गई है। फर्स्ट एल्डर भी अभी बाहर है, और 8th एल्डर यानी कि एल साइमन, वो भी अपने शहर के कामों में बिजी है। जिमी कहता है, मैंने सुना है कि किंगडम ऑफ हार्मोनिया ने हम लोगों से मदद मांगी है। फिफ्थ एल्डर कहता है, हाँ वो इस वजह से है क्योंकि रेबल्स ने उनके आधे किंगडम के ऊपर कब्जा कर लिया है। जिमी कहता है, लेकिन ऐसा क्यों? उनकी आर्मी पुशबैक क्यों कर रही है? क्योंकि वो तो इतने साल से अपने 4 स्वॉर्ड मास्टर के साथ वहाँ पे टिके थे। रेमंड कहता है, वो इस वजह से है क्योंकि रेबल फोर्सेस के पास भी उनका एक स्वॉर्ड मास्टर है। उस स्वॉर्ड मास्टर ने किंग्स नाइट के साथ फाइट की थी, और फाइट भी कहना गलत होगा क्योंकि उसने काफी आसानी से उसको हरा दिया था। जिमी समझ जाता है कि ये सब कुछ फ्रंटियर का काम है। वो कहता है, तो वो लोग अपने और स्वॉर्ड मास्टर्स नहीं खोना चाहते, तभी वो लोग हमसे मदद मांग रहे हैं। मार्कस कहता है, हमारे किंग उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए हैं, इसी वजह से अब हम लोगों को चुनना है कि हम लोग मैच का सोसाइटी में से किसको भेजेंगे। अभी फर्स्ट एल्डर नहीं है तो हम लोग यहाँ से नहीं जा सकते, क्योंकि उनकी एब्सेंस की वजह से हम लोगों को पूरी सोसाइटी का ध्यान रखना है। जिमी कहता है, ओह तो इसका मतलब ये है तो वहाँ पे मुझे ही जाना होगा। लेकिन मेन बात ये है कि किंग उसकी मदद करने के लिए तैयार क्यों होगा, क्योंकि हम सभी को पता है कि हार्मोनिया का राजा कितना ज्यादा करप्टेड है। मार्कस कहता है, वो इस वजह से है क्योंकि हार्मोनिया हम लोगों को उसका नेचुरल ट्रेजर देने के लिए तैयार हो गया है, जो कि है आर्गल ऑफ मॉर्निंग स्टार, और ये मैजिक के मामले में बहुत ही ज्यादा खास है, जो कि इन्फोर्समेंट के बदले बहुत ही बड़ी चीज है, और हम लोग अपने हाथों से ये मौका नहीं जाने दे सकते, क्योंकि किसी भी किंगडम का नेचुरल ट्रेजर बहुत ही ज्यादा खास होता है। किंग ने कहा है कि तुम वहाँ पर जाओ और वहाँ की सिचुएशन का जायजा लो, और फिर सोच समझ के खुद से ही हमारे किंगडम के इंटरेस्ट में फैसला लो। जिमी समझ जाता है कि वहाँ की सिचुएशन कुछ ऐसी है कि हम लोगों को दोनों तरफ से फायदा होगा। अगर हम लोगों ने रेबल को हरा के उन लोगों की मदद की तो वो लोग हम लोगों के कर्जदार बन जाएंगे, और अगर हम लोगों ने बिल्कुल उल्टा किया, मतलब रेबल फोर्सेस को टेक ओवर लेने दिया, तो फिर भी हम लोग उनके जरिए अपनी नई गवर्नमेंट स्टेबलाइज करा सकते हैं। सो कुल मिला के बात ये है कि मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, वो लोग मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ पाएंगे। अब आएगा ना मजा। और इसी के साथ सीजन 2 भी एंड होता है। देखो सीजन 3 के चैप्टर्स तो आ गए हैं, लेकिन वो इतने ज्यादा नहीं है, उसमें करीब 1-2 वीडियो और बन सकती है, लेकिन फिर वही चीज होगी कि अगर मैं उनको कवर करूंगा तो सस्पेंस पे आके चैप्टर्स खत्म हो जाएंगे। सो तुम लोग बता देना करना क्या है, सीजन 3 अभी कवर करना है या तब करना है जब उसके अच्छे खासे चैप्टर्स आ जाएं। जो भी हो, साथ ही साथ मैं काफी सारी नई सीरीज भी स्टार्ट कर रहा हूँ, उनको जरूर चेकआउट करना, एंड मैं उसका लिंक एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा। चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यू आर वॉचिंग एनिमे नेक्सस, साइनिंग आउट।